अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो हम सर्जरी का एक और टॉपिक शुरू करने वाले हैं, दैट इज़ द वैस्कुलर डिसऑर्डर्स। इस टॉपिक के अंदर 3 टॉपिक्स आते होते हैं: आर्टीरियल डिसऑर्डर्स, वेनस डिसऑर्डर्स और लिम्फेटिक डिसऑर्डर्स। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट लेंथी टॉपिक्स और ये चैप्टर्स तकरीबन हमने कंप्लीट करने होते हैं और चांसेस हैं कि किसी भी एक चैप्टर से क्वेश्चन आ जाए। सो इट्स इम्पॉर्टेंट एज वेल। तो हम स्टार्ट कर सकते हैं। सो आर्टीरियल डिसऑर्डर्स में आपको साथ पास पेपर्स भी करवाता रहूँगा, उसके पॉइंट्स भी करवाऊँगा और आपको थ्योरी भी कराऊँगा। सो लेट्स स्टार्ट। वी आर स्टार्टिंग विद चैप्टर नंबर 24, डोगर। और हमारे पास सबसे पहले उसने आर्टीरियल डिसऑर्डर्स के अंदर जिस इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि आर्टीरियल डिसऑर्डर्स आर वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मॉर्बिडिटी एंड मोर्टालिटी ओवरऑल। और atherosclerosis, as you know, account for approximately 90% of arterial stenosis and occlusion. आगे उसने पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस बताई हुई है कि एंडोथेलियल सेल इंजरी होती है, फिर सब एंडोथेलियल डिपोजिशन ऑफ लिपिड्स एंड इन्फ्लेमेटरी सेल्स होते हैं, फिर स्मूथ मसल माइग्रेशन होती है, प्रोलिफरेशन होती है एंड अल्टीमेटली प्लेक फॉर्मेशन होती है दैट रिजल्ट्स इन स्टेनोसिस एंड ओक्लूजन ऑफ वेसल। तो ये बहुत जर्नल सी बात है, इसमें कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। सो क्लिनिकल फीचर्स डिपेंड अपॉन द साइट एंड फैक्टर्स, साइज ऑफ आर्टरी, टाइप ऑफ आर्टरी। सो अगर हमारे पास एनाटॉमिकल साइट की बात की जाए, कौन सी आर्टरी ब्लॉक होगी तो क्या होगा। सो कोरोनरी आर्टरी अगर ब्लॉक होगी तो एज यू नो MI हो सकता है, एंजाइना हो सकता है। इफ़ सेरिब्रल आर्टरी इज़ इन्वॉल्व इट कैन लीड टू TIA, स्ट्रोक। और अगर लिम्स के अंदर हो जाए तो इस चैप्टर के अंदर हम ये देखेंगे भी सही, इट इज़ मोस्ट रिलेटेड टू लिम्स। कोरोनरी आर्टरी एक्लूजन वगैरह और सेरिब्रल आर्टरी तो हम पढ़ लेते होते हैं मेडिसिन के अंदर। सो लिम्स के अंदर हमारे पास इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन हो सकती है, क्रिटिकल लिम्ब इस्कीमिया हो सकता है और एक्यूट लिम्ब इस्कीमिया हो सकता है। सो लेट्स सी, अगर हमारे पास मेजेंटेरिक आर्टरीज हों तो इंटेस्टाइनल एंजाइना होता है और एक्यूट इंटेस्टाइनल इस्कीमिया भी हो सकता है। अगर रेनल आर्टरीज की स्टेनोसिस हो जाए तो हाइपरटेंशन होता है, रेनल फेलियर तक जा सकता है। साथ उसने एक कॉन्सेप्ट दिया है पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ का। सो समटाइम्स जो एथेरोमा होता है या प्लैक्स होते हैं, अगर वो पेरिफेरल वेसल्स के अंदर हो तो उसको हम PAD कहते हैं, पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज़, एंड इट इज़ कॉज्ड बाय एथेरोमा और फैटी डेपोजिशंस। So let's start with the मैनिफेस्टेशंस ऑफ क्रॉनिक लिम्ब इस्कीमिया। सो इसके अंदर हमारे पास ना कुछ चीज़ें आती हैं। सबसे पहले हमारे पास इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन आती है, फिर हमारे पास क्रिटिकल लिम्ब इस्कीमिया आता है। सो यू हैव टू रिमेंबर कि इनके टेक्निकल कुछ पॉइंट्स हैं जिसकी बेस के ऊपर आप इनका सिनेरियो जो है वो पिक करते हैं। इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन जब भी होगी ना, इंटरमिटेंट से आपको पता लग रहा है कि इट इज़ नॉट कंटिन्यूस, ठीक है, इट हैपन्स एट इंटरवल्स। और ये होता कब है? जब भी आप चलते हैं, नॉट ऑन द फर्स्ट स्टेप, बट जब आप थोड़ा चलना स्टार्ट करते हैं तो ये दर्द होना शुरू होता है आपकी टांगों के अंदर, आपके जो काफ मसल्स होते हैं, और आप जब बैठते हैं तो ये ठीक हो जाता है। तो कभी भी वो सिनेरियो हमेशा यही देगा कि एक बंदा है, वो चलता है, चलना स्टार्ट करता है, 1 किलोमीटर चलता है और उसको दर्द शुरू हो जाती है। सो व्हाट इज़ द डायग्नोसिस? यू हैव टू रिमेंबर दैट इज़ आर्टीरियल इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन। हाँ, अब अगला जो इसके अंदर डिफरेंस आता है दैट इज़ क्रिटिकल इस्कीमिया। अब ये तो जो हमारा पेन था ना वो चलने पे था, अगर तो रेस्ट पे पेन हो रहा है, लाइक इट इज़ एग्जर्बेटेड एट लाइंग और वर्स एट नाइट, तो ये क्रिटिकल इस्कीमिया होता है। ये थोड़ा सा इनमें डिफरेंस होता है और इनमें से अगर कोई सिनेरियो है तो आपने इसको अकॉर्डिंगली पिक करना है। एक के अंदर रेस्ट पेन होती है और एक के अंदर वॉकिंग पेन होती है। सो लेट्स स्टार्ट विद इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन। सो सबसे पहले SCQ आता होता है कि ऑनसेट इसकी आप डेफिनेशन बताएं, व्हाट इज़ इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन। सो आप ये डेफिनेशन लिख लें: ऑनसेट ऑफ डिबिलिटेटिंग क्रैम्प लाइक पेन in calf muscles after walking few steps due to chronic limb ischemia is known as intermittent claudication. अब ये भी लिख सकते हैं कि it is a pain और fatigue in muscles due to walking and relieved by rest, भी ठीक है, बात एक ही है। So it is a bit better कि onset of debilitating cramp like pain in calf muscles after walking few steps due to chronic limb ischemia is known as IC or intermittent claudication. तो ये जो उसका पॉइंट है ना कि रिलीव्ड ऑन रेस्ट एंड बाय वॉकिंग। एंड एक और बात याद रखिएगा कि पहले जो कुछ स्टेप्स होते हैं उसके ऊपर दर्द नहीं होती, सो यू हैव टू रिमेंबर दैट। और
The distance between taking the first step and onset of pain is known as claudication distance and it is the parameter of severity of disease. ये जो claudication distance होता है ना, इसको हम चेक करने के लिए ट्रेडमिल टेस्ट किया करते हैं, मतलब बंदे को चला के चेक करते होते हैं. आगे उसने लिखा हुआ है कि हमने इसको डिफरेंशिएट करना होता है स्पाइनल स्टेनोसिस और वीनस क्लॉडिकेशन से. वीनस क्लॉडिकेशन के अंदर हमारे पास वेरिकोज वेन होती हैं या कोई स्किन चेंजेस आते हैं, और स्पाइनल स्टेनोसिस के अंदर ना जो पेन होता है वो वर्स करता है जब भी वर्टिब्रल कॉलम की एक्सटेंशन होती है, और जब पेशेंट अपनी जो स्पाइन है उसको स्ट्रेट करता है या फ्लेक्स करता है तो ठीक हो जाता है. और क्लॉडिकेशन इज़ ऑफ्टन अ मार्कर ऑफ साइलेंट कोरोनरी एंड सेरेब्रल आर्टीरियल डिजीज़. सो इट इज़ नॉट लाइक वेरी डेंजरिंग सिचुएशन बट इट इज़ अ मार्कर ऑफ साइलेंट कोरोनरी डिजीज, यानी कि मसला चल रहा है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्रिटिकल लिम्ब इस्कीमिया, CLI. So CLI is caused by multiple lesions affecting different arterial segments down the leg. इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन ड्यू टू सिंगल लेवल डिजीज़ था. ये हमारे पास अगर मल्टीपल लीजन्स हैं अफेक्टिंग डिफरेंट आर्टीरियल सेगमेंट्स, इसको हम कहते हैं क्रॉनिक लिम्ब इस्कीमिया और क्रिटिकल लिम्ब इस्कीमिया. सो इसके अंदर हमारे पास क्या साइंस एंड सिम्टम्स आते हैं? इस्केमिक रेस्ट पेन, अल्सर्स एंड गैंग्रीन एंड लो एंकल ब्रेकियल प्रेशर इंडेक्स. लो एंकल ब्रेकियल इंडेक्स प्रेशर ये जो है इसका भी हम जिक्र करते हैं, ये SEQ भी है. सो इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज़ इस्केमिक रेस्ट पेन. सो जो रेस्ट पेन होता है वो टिपिकली हमारे 4 फुट के अंदर डेवलप होता है, और ये करेक्टरिस्टिक है इसका वो ये है कि ये रात को ज़्यादा वर्सन हो जाता है. अब ये क्यों वर्सन होता है? एक तो ग्रेविटी का इफेक्ट, जब हम अपनी टांगें सीधी करते हैं बेड के ऊपर या जहाँ पर भी हम सो रहे हैं तो जो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी है वो रिड्यूस हो जाता है, ब्लड प्रेशर रिड्यूस हो जाता है, और कार्डियक आउटपुट जो है वो भी डिक्रीज हो जाता है. तो ऑब्वियसली जो इस्केमिक पार्ट्स हैं वो फिर उनकी जो परफ्यूजन है वो और वर्सन हो जाती है, और ये पेन इतना सवेयर हो सकता है कि एक जो पर्सन है दैट कैन अवेकन फ्रॉम स्लीप. और अक्सर ऐसे होता है कि पेशेंट्स अपनी जो लेग्स हैं वो हैंग करके रखते हैं और उसकी वजह से भी डिपेंडेंट एडीमा बन सकता है. सो और अगर कोई माइनर इंजरी हो जाए सो इट कैन रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ अल्सर्स एंड गैंग्रीन, क्योंकि हमारी परफ्यूजन पहले ही बहुत कम है. आगे उसने नॉन हीलिंग अल्सर्स हैं, उसने ये बात बताई हुई है कि आर्टेरियल इनसफिशेंसी हो तो नॉन हीलिंग अल्सर्स बन जाते होते हैं डिस्टल फुट और टोज़ के अंदर, और इवेंचुअली जो गैंग्रीन है वो बन जाया करती है. आगे उसने इरेक्टाइल डिसफंक्शन का जिक्र किया है कि इम्पोर्टेंस अलॉन्ग बटक पेन कैन रिजल्ट फ्रॉम एओर्टो इलियक ऑब्स्ट्रक्शन, और impotence can also occur due to lesions of both hypogastric arteries. इरेक्टाइल डिसफंक्शन के अंदर भी बेसिकली जो है हाइपोपरफ्यूजन ही होती है, जो पेनाइल टिश्यू होता है उसकी. सो इम्पोर्टेंस अगर एओर्टो इलियक ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए या लैरिज सिंड्रोम हो जाए तो इट कैन लीड टू इरेक्टाइल डिसफंक्शन. So let's talk about the signs of chronic limb ischemia. So अब ये चीज़ें जो है ना, ये जर्नल आगे जितना भी आगे हमने लिखा हुआ है ना, ये इट अप्लाइज टू बोथ इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन एंड इन्वेस्टिगेशन भी दोनों की सेम रहती हैं, और ट्रीटमेंट के अंदर फ़र्क आता है वो मैं आपको बता दूंगा करते वक्त. बाकी आपने अगर सिनेरियो आया तो आपने तकरीबन सेम लिखना है. अच्छा, अब ये देखना है हमने कि ये जो ABPI है, एंकल ब्रेकियल प्रेशर इंडेक्स, का सवाल होता है कि ये क्या है. तो जब भी स्टेनोसिस होता है ना तो उसके जो डिस्टली यानी जहाँ पर हुआ हुआ है उसके आगे एम्पलीट्यूड ऑफ पल्स जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है या एब्सेंट हो जाता है. ओके, सो वो कहते हैं कि एंकल ब्रेकियल प्रेशर इंडेक्स को डिफाइन करें. सो इट इज़ द रेशियो ऑफ सिस्टैलिक प्रेशर एट एंकल टू दैट इन द आर्म. जो आपका एंकल के ऊपर प्रेशर है और दैट इन द यूनिलैटरल मतलब इप्सिलैटरल आर्म ब्रेकियल जो आपका प्रेशर होता है उसको हम उसकी रेशियो लेते हैं. तो ऊपर जो न्यूमरेटर होता है वो हम लेते हैं या तो प्रेशर इन द डॉर्सैलिस पैडस आर्टरी, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी या पेरोनियल आर्टरीज, और जो हम डिनोमिनेटर के अंदर ना हम ब्रेकियल जो होती है ब्रेकियालिस और या जो ऊपर हमारा आर्म के अंदर प्रेशर होता है ना उसको हम ले रहे होते हैं. सो इसको हम डिनोमिनेटर के तौर पे लेते हैं. सो इसका जो हम डिवीजन करते हैं सो हमारे पास कुछ रेंजेस आती हैं. ओके, सो एक नॉर्मल जो इंडिविजुअल होता है उसकी 1 to 1.5 नॉर्मल होती है. अगर 0.5 से 0.9 हो तो हम कहते हैं कि ABPI तो इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन हुई हुई है, और 0.1 से 0.4 हो तो क्रिटिकल लिम्ब इस्कीमिया है. सो ये आप लिख लीजिएगा, उसने क्रिटिकल लिम्ब इस्कीमिया की तो लिखी हुई है. और अगर 1.2 से ज़्यादा हो जाए तो उसका मतलब है कि जो
आपकी आर्टरीज हैं वो नॉन कंप्रेसिबल हो गई हैं और कैल्सिफिकेशन हो गया। फॉर एग्जांपल एंड स्टेज रेनल डिजीज़ या डायबिटीज़ मेलाइटिस के अंदर जो है ना ABPI वो इंक्रीज़ कर जाता होता है। तो साइन एंड सिम्टम्स के अंदर ऑफ क्रोनिक लोअर लिम्ब डिजीज़ इस्कीमिया, तो उसके अंदर क्या होगा, हमारे पास जो ABPI होगा वो कम होगा। ओके, इसके बाद जो टेम्परेचर होता है, अब ऑब्वियसली इस्कीमिया हो रहा है तो कोल्ड होता है, बट इनिशियली वार्म हो सकता है ड्यू टू रिएक्टिव हाइपरीमिया। रिस्पॉन्स टू एक्सरसाइज, इन नॉर्मल इंडिविजुअल द पल्स रेट इज़ इंक्रीज, बट इस केस के अंदर क्या होता है कि आर्टीरियल इंसफिशेंसी में पल्स या तो डिसअपियर हो जाती है या ब्रूई में अपियर आफ्टर एक्सरसाइज। ओके, और एट्रोफी हो सकती है ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज एंड मसल्स। सो ये इसके तमाम साइन एंड सिम्टम है। एक दफ़ा उसने ना सवाल दिया हुआ भी है कि आप ना साइन एंड सिम्टम्स बताएं इसके क्रॉनिक लिम्ब इस्कीमिया के। Yes, a 38-year-old man presented with chronic limb ischemia. What sign and symptom would you look for? So इसके अंदर आप देख सकते हैं आर्टीरियल पल्सेशन आप लिख सकते हैं, टेम्परेचर देख सकते हैं, एट्रोफी देख सकते हैं, और आप इसके अंदर कुछ चीज़ें और भी ऐड कर सकते हैं। पास्ट पेपर्स के अंदर ऐड हुई हैं, लाइक अगर इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन है तो जो पेन होगी वो वॉकिंग के ऊपर होगी, और अगर क्रिटिकल लिम्ब इस्कीमिया है तो फिर रेस्ट पेन होगी, वो आप लिख सकते हैं। उसके बाद आप आर्टीरियल पैल्पेशन कर सकते हैं, ABPI चेक कर सकते हैं, और आप इसके अलावा ब्रूई चेक कर सकते हैं, और इसके साथ साथ स्लो कैपिलरी रीफिलिंग होती है। सो आप इंडिविजुअल जो दोनों डिजीज़ हैं उनके साइन एंड सिम्टम्स लिख सकते हैं, और आप ये वाले भी लिख सकते हैं, तो आप इसको मार्क कर सकते हैं एज SAQ। और इसके बाद हमारे पास इन्वेस्टिगेशंस आती हैं। सो अब देखें, एक जर्नल सी बात है, आपने मेडिसिन के अंदर भी MI पढ़ा होगा, एंजाइना पढ़ा होगा, तो आपने वहाँ पर एक ना थोड़ा सा माइंड के अंदर रखना है, क्योंकि ये भी ज़्यादातर मोस्ट कॉमनली एथीरोस्क्लेरोसिस की वजह से कंडीशंस हो रही होती हैं या स्टीनोसिस की वजह से हो रही होती हैं। सो वन ऑफ द मेजर रिस्क फैक्टर्स आर द मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। तो जर्नल इन्वेस्टिगेशन आप देखें कि हमारे पास आर्टीरियल इंसफिशेंसी हुई हुई है तो हम क्या क्या चीज़ें करा सकते हैं। ऑब्वियसली ब्लड का मसला है। ओके, सो ब्लड टेस्ट के अंदर हम क्या क्या कराएंगे, CBC करा सकते हैं, LFTs कराएंगे हम, और RFTs करा सकते हैं, ठीक है, यूरिन एग्जामिनेशन करा सकते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स करा सकते हैं, प्लेटलेट्स कोगुलेशन प्रोफाइल करवा सकते हैं, क्योंकि एथीरोस्क्लेरोसिस है तो ब्लड ग्लूकोज लेवल डायबिटीज़ के लिए और लिपिड प्रोफाइल हम लाजमी करवाएंगे। इको और इकोकार्डियोग्राफी हम करवा सकते हैं, ECG करवा सकते हैं, क्योंकि हमने पहले बात की कि क्लॉडिकेशन वगैरह इज़ ऑफन अ साइलेंट मार्कर ऑफ कोरोनरी और सेरिब्रल आर्टरियल डिजीज़, तो ये चीज़ें हमने ज़रूर रूल आउट करनी होती हैं। तो ये इसके जर्नल जो है ना वो इन्वेस्टिगेशंस हैं। दूसरे नंबर पर आती हैं स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशंस। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, समटाइम्स वो स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन पूछ लेते हैं या इन्वेस्टिगेशंस इन जर्नल पूछ लेते हैं। तो ये आपने इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन का आए या फिर क्रॉनिक लिम्ब इस्कीमिया आए तो आप दोनों में लिख सकते हैं। सो डॉपलर अल्ट्रासाउंड आप करवा सकते हैं, ड्यूप्लेक्स स्कैनिंग करवा सकते हैं, CT एंजियोग्राफी करवा सकते हैं, डिजिटल सब्सट्रैक्शन एंजियोग्राफी ये भी आप करवा सकते हैं। अगर तो इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन है ना तो आप ट्रेडमिल टेस्ट भी करवा सकते हैं एक्स्ट्रा, और साथ आपने ABPI जो हमारे पास हमने भी बात की थी प्रेशर की, एंकल ब्रेकियल प्रेशर इंडेक्स, उसके वो भी हम करवा सकते हैं। सो हम डॉपलर अल्ट्रासाउंड को देख सकते हैं। आपको पता ही है कि हमारे पास जो डॉपलर अल्ट्रासाउंड होता है वो मूविंग जो हमारे सेल्स होते हैं उनके लिए हम करवाते हैं। सो कंटिन्यूस वेव्स होती हैं, वो ट्रांसमिट होती हैं प्रोब के थ्रू, और वो फिर बैक आती हैं। फ्रीक्वेंसी चेंज को हम ऑडियो सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं, एंड इसको हम देख रहे होते हैं। सो बेसिकली जो डॉपलर अल्ट्रासाउंड होता है वो हमें पेटेंसी तो बता रहा होता है, लेकिन ये नहीं बता रहा होता है कि जो हमारे पास परफ्यूजन है वो सफिशेंट है या नहीं है। पेटेंसी बता रहा है कि ब्लड फ्लो आ रहा है, लेकिन इज़ इट सफिशेंट ये हमें नहीं पता लगता। तो उसके लिए फिर हम ना ड्यूप्लेक्स स्कैनिंग करवाते हैं। तो ड्यूप्लेक्स स्कैनिंग इज़ सॉर्ट ऑफ डॉपलर अल्ट्रासाउंड है, लेकिन कलर्ड फॉर्म के अंदर। सो इन दिस B मोड ऑफ अल्ट्रासाउंड इज कंबाइंड विद डॉपलर विच प्रोवाइड एन इमेज ऑफ वेसल्स एंड कलर कोडिंग। आगे CT एंजियोग्राफी है। CT एंजियोग्राफी इज़ अ वेरी गुड थिंग, और ये नॉन इन्वेसिव होता है और कंप्लीट मैप देता होता है आपको आर्टीरियल सिस्टम का। इसी तरह डिजिटल सब्सट्रैक्शन एंजियोग्राफिक DSA इज़ स्टैंडर्ड टेक्निक नाउ। सो ये भी आप देख सकते हैं। इसके अंदर बस ये होता है कि जो एक्स्ट्रा टिश्यूज़ होते हैं उनको हम रिमूव कर लेते होते हैं। और दो मैंने आपको एक्स्ट्रा बताए, ABPI जो हम पहले पढ़ चुके हैं, ट्रेडमिल टेस्ट फॉर इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन। सो यू हैव टू रिमेंबर, आपको इनकी डिटेल्स तो लिखनी नहीं होती, बट बहरहाल आपको पता होना चाहिए कुछ मतलब क्या हो रहा है। और डॉपलर अल्ट्रासाउंड है, ड्यूप्लेक्स स्कैनिंग है, CT है,
और डिजिटल सब्सट्रैक्शन एंजियोग्राफी है, तो यू हैव टू रिमेंबर दैट। आगे हम देख सकते हैं कि ट्रीटमेंट क्या करना है लोअर लिम्ब इस्कीमिया का। अगर तो इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन का सिनेरियो है तो मेडिकल मैनेजमेंट आप लिख सकते हैं। उसके अंदर आपको फिर ये एंडोवेस्कुलर और सर्जिकल रीवेस्कुलराइजेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास क्रॉनिक लिम्ब इस्कीमिया है तो फिर आपने सारा कुछ लिखना है। तो इसके अंदर ना हम पास पेपर के अंदर थोड़ा बेहतर तरीके से लिखा हुआ है, बातें सारी यही लिखी हुई हैं लेकिन वो थोड़ा सा उन्होंने ऑर्गेनाइज अच्छा किया हुआ है। सो सबसे पहले आपने ना 4 हेडिंग्स के अंदर हम इसको कर लेंगे। सो सबसे पहले हमारे पास है ट्रीटमेंट ऑफ मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। तो उसके अंदर हम क्या लिखेंगे, हम अपने जो मॉडिफाइबल रिसेप्टर्स हैं जैसे कि मेडिसिन के अंदर होते हैं स्मोकिंग, डायबिटीज़ मेलाइटिस, हाइपरटेंशन, हाइपरलिपिडीमियाज, इनको हमने ठीक करना है। फिर फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन है, उसके अंदर हम क्या दे सकते हैं, अब यही चीज़ें हैं। डायबिटीज़ है तो एंटी डायबिटिक ड्रग्स देंगे, हाइपरटेंशन है तो हाइपरटेंसिव ड्रग देंगे लेकिन इसमें बीटा ब्लॉकर नहीं देना होता, हाइपरलिपिडीमियाज हैं तो हम स्टैटिन्स वगैरह देंगे। और एज़ हमने देखा कि एक प्रॉब्लम है रिलेटेड टू आर्टेरियल ब्लड फ्लो, सो हम एंटी प्लेटलेट जो थेरेपी है वो भी देंगे। और वॉकिंग हमने रेगुलरली विद इन द लिमिट्स ऑफ जो डिसेबिलिटी है उसको हमने देखना है। इसके अलावा कंट्रोल ऑफ ओबेसिटी है, फुट केयर है, मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स के अंदर आप लिख सकते हैं इसको, इन दोनों चीज़ों को। तो यू हैव टू राइट दैट, फार्माकोलॉजिकल और मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। उसके बाद हमारे पास एंडोस्कोपिक मैनेजमेंट है या एंडोवेस्कुलर मैनेजमेंट है। इसके अंदर हमारे पास 2 चीज़ें हैं, सो बलून एंजियोप्लास्टी विदाउट और विद स्टेंटिंग। सो बलून एंजियोप्लास्टी के अंदर ये करते हैं हम, जो हमारी फेमोरल आर्टरीज को पंक्चर करते हैं, गाइड वायर डालते हैं और जहाँ पर स्टेनोसिस होता है वहाँ पर जाते हैं अंडर फ्लोरोस्कोप, और जहाँ पर भी स्टेनोसिस होता है वहाँ पर बलून जो है वो इन्फ्लेट कर देते हैं। तो अगर हमें ज़रूरत लगे तो हम वहाँ पर स्टेंट भी डाल देते हैं, अगर ना लगे तो फिर हम नहीं डालते होते। सो एंजियोप्लास्टी हैज़ बीन प्रूवन वेरी सक्सेसफुल फॉर इलियक एंड फेमरोपोप्लिटियल लीजन्स। सो अगर हम स्टेंट डालें तो इसको हम एंजियोप्लास्टी कहते होते हैं। सो ये आपने याद रखना है, बलून एंजियोप्लास्टी विदाउट और विद स्टेंडिंग। सर्जिकल हमारी जो रीवेस्कुलराइजेशन है उसके अंदर हमारे पास 2 प्रोसीजर्स हैं, एंड आर्टरेक्टमी एंड आर्टरेक्टमी। इसके अंदर हम डायरेक्ट जो हमारी प्लैक है ना फ्रॉम आर्टीरियल सेगमेंट उसको रिमूव करते हैं, और ये बेसिकली लार्ज कैलिबर वेसल्स के अंदर हम करते हैं। और दूसरा है बाईपास प्रोसीजर्स। सो ये 2 चीज़ें हैं। बाईपास प्रोसीजर्स के अंदर हमारे पास एओटोफेमरल बाईपास आता है, नीचे ना डायग्राम बनी होगी, इसे आप अंदाज़े लगा सकते हैं। एओटोफेमरल बाईपास होता है जिसमें एओटा और फेमरल को आपस के अंदर एक ग्राफ्ट लगा देते हैं। इसी तरह फेमरोफेमरल ग्राफ्ट होता है, इलियोफेमरल क्रॉसओवर ग्राफ्ट होते हैं, एक्सिलोफेमरल ग्राफ्ट होते हैं, एक्सिलरी आर्टरी और फेमरल आर्टरी के दरमियान ग्राफ्ट लगाते हैं। इसी तरह फेमरोपोप्लिटियल ग्राफ्ट भी होता है। जैसे ये आपके पास आ गया। सो इसी तरह सुपरफिशियल फेमरल एंड प्रोफंडा फेमरस आर्टरी ऑब्स्ट्रक्शन अगर हो जाए तो फेमरोपोप्लिटियल बाईपास ग्राफ्ट और प्रोफंडोप्लास्टी करते होते हैं। तो आपने इसको रिमेंबर करना है। सबसे पहले ट्रीटमेंट ऑफ मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स, स्मोकिंग, डीएम, हाइपरटेंशन, हाइपरलिपिडेमियाज, फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन, एंटी प्लेटलेट, एंटी डायबिटिक, हाइपरटेंसिव। अगर पेन हो रही है तो ओपियोइड्स दे सकते हैं, स्टैटिन्स दे सकते हैं। और एंडोवेस्कुलर के अंदर एंजियोप्लास्टी विदाउट और विद स्टेंटिंग, बलून एंजियोप्लास्टी विद और विदाउट स्टेंटिंग। और सर्जिकल रीवेस्कुलराइजेशन के अंदर एंड आर्टरेक्टमी और बाईपास प्रोसीजर्स के अंदर एओटोफेमरल बाईपास, फेमरोफेमरल क्रॉसओवर ग्राफ्ट, इलियोफेमरल क्रॉसओवर ग्राफ्ट और एक्सिलोफेमरल ग्राफ्ट हो सकते हैं। सुपरफिशियल्स के अंदर हमारे पास फेमरोपोप्लिटियल बाईपास ग्राफ्ट होते हैं और प्रोफेंडोप्लास्टी होती है। सो अब मैंने आपको इसलिए रिपीट कर दिया क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और अच्छा, इसमें ना समटाइम्स वो सवाल करते हैं क्रॉनिक लिम्ब इस्कीमिया का सिनेरियो देकर कि लेवल बताएं कि कहाँ पर जो है ना डिजीज़ प्रोसेस हो रहा है, लाइक किस लेवल के ऊपर। अब फॉर एग्जांपल एक सिनेरियो था, एक 35 साल का रिटायर्ड मैन है, ही डेवलप्स पेन in his right calf after walking half a kilometer. He has to take rest to start his walk. On clinical examination, his right femoral artery is palpable with the distal pulses including the right popliteal impalpable. So वो पूछ रहा है कि उसका डायग्नोसिस क्या और व्हाट इज़ लाइकली साइट ऑफ डिजीज़ प्रोसेस। सो ऑब्वियसली वो चल नहीं पा रहा तो इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन है। सो साइट कैसे हम देखेंगे। सो एक आपको मैं जर्नल 3 रूल बताता हूँ कि अगर फेमरल और डिस्टल पल्सेस बोथ लिम्स की एब्सेंट है, मतलब दोनों जो हैं फेमरल वो इम्पाल्पेबल हैं, उसका मतलब है कि हमारा एओटो इलियक ऑब्स्ट्रक्शन है, यानी अपर लेवल के ऊपर ऑब्स्ट्रक्शन हुई हुई है, यानी अभी डिवीजन हुई नहीं है फेमरल की, और पीछे हमारे पास जो एओटा के लेवल के ऊपर ऑब्स्ट्रक्शन हुई हुई है। सो हमारी जो दोनों पल्सेस हैं ना वो नहीं होंगी, ना फेमरल होंगी ना हमारे पास डिस्टल पल्सेस होंगी। अगर हमारे पास ना यूनिलैटरल
एब्सेंट फेमरल और डिस्टल पल्सेस हैं तो उसका मतलब है कि किसी एक इलियाक के लेवल के ऊपर प्रॉब्लम हुआ हुआ है। अच्छा, हमारे पास अगर फेमरल पल्स आ रही है और डिस्टल पल्सेस नहीं आ रही तो उसका मतलब है दरमियान के अंदर यानी पॉप्लिटियल वाला जो रीजन है उसके अंदर मसला है, क्योंकि एंकल पर नहीं आ रही और फेमरल पर आ रही है। सो फेमरो पॉप्लिटियल जो हमारे पास जंक्शन है ना वो इस केस के अंदर इन्वॉल्व है, क्योंकि हिज राइट फेमरल आर्टरी इज़ पैल्पेबल विद द डिस्टल पल्सेस ऑफ राइट मतलब पॉप्लिटियल इम्पैल्पेबल। सो आपने हमेशा याद रखना है कि इस केस के अंदर फेमरो पॉप्लिटियल ऑब्स्ट्रक्शन होती है और ये 70% ऑफ केसेस के अंदर होती हैं। फेमरो पॉप्लिटियल ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर सुपरफिशियल फेमरल आर्टरी इन्वॉल्व होती है। सो इट वाज अबाउट द आर्टीरियल जो क्रॉनिक लिम्ब इस्कीमिया है उसके बारे में। सो अब हम अगला स्टार्ट करते हैं। सो अब हम बात करते हैं एक्यूट आर्टीरियल ऑक्लूजन का। सो इसका जो सिनेरियो है ना वो बड़ा टिपिकल सा आता है, तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप इसको अच्छी तरह पिक करें। सो इसमें दो चीज़ें हैं, तो जब भी वो सिनेरियो देगा ना तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन और आर्टीरियल या एट्रियल फिब्रिलेशन का दे सकता है, कार्डियक एरिथमियाज की वो हिस्ट्री लाजमी देगा। और इसके ना कुछ 6 P's होते हैं स्पेसिफिक, वो हम डिस्कस भी करते हैं, तो वो अगर आपके पास सिनेरियो के अंदर आए तो फिर आपने इसे पिक करना है। सो acute arterial occlusion, so sudden occlusion of artery is usually caused by embolus and less frequently by thrombosis. So common source of embolus is heart. So अगर लेफ्ट एट्रियम के अंदर एम्बोलस फॉर्म होगा सो ये कंडीशन जो होती है वो एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर ऐसा होता है कि जो हमारा एम्बुलेंस है वो लेफ्ट एट्रियम के अंदर फॉर्म हो। सो अगर ये लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर फॉर्म हो रहा है तो ये यूजुअली मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के अंदर हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर होता है। अदर सोर्सेज ऑफ एम्बोलाई इंक्लूड इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, थ्रोम्बाई, एनेरिज्म। एक सवाल आता होता है कि आप बताएं कि एक्यूट आर्टीरियल एक्लूजन अगर फॉर एग्जांपल सिनेरियो है तो इसकी कॉजेज़ क्या क्या हैं। सो जस्ट रिमेंबर MI और एट्रियल फिब्रिलेशन, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, इस तरह की तमाम कंडीशंस दे लीड टू एक्यूट आर्टीरियल एक्लूजन। इसको मार्क कर लीजिएगा ये ऐसे क्यों आता है। सो एक क्वेश्चन ये आता है कि क्लिनिकल फीचर्स जो यहाँ पे लिखे हुए हैं ना थ्रोम्बोलिक ऑक्लूजन का, वो पूछता है कि अगर एम्बोल आए हैं mention 3 examples where arterial embolus can lodge and clinical effects it will produce. So कहाँ कहाँ वो lodge हो सकता है और क्या clinical effects produce करेगा। फॉर एग्जांपल अगर कोई एम्बोलस है वो लिम्स के अंदर चला गया है तो एक्यूट लिम्ब इस्कीमिया करेगा, ब्रेन के अंदर गया है तो ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक करेगा या स्ट्रोक करेगा, मेसेंटेरिक वेसल्स के अंदर गया है तो इंटेस्टाइनल इस्कीमिया करेगा या फिर गैंग्रीन करेगा, रेटिना के अंदर एमोरोसिस फ्यूगस होता है या ट्रांजिएंट ब्लाइंडनेस होता है वो करेगा। तो ये भी एक SCQ है। और वो पूछता है कि कॉजेज़ क्या क्या हैं एक्यूट आर्टीरियल एक्लूजन के, और आप ये बताएं कि एम्बुलेंस की 3 एग्जांपल्स दें जहाँ पर वो लॉज हो सकता है। सो ये आपने ज़रूर लिख लेना है। और इसके बाद हमारे पास नीचे एक्यूट लोअर लिम्ब इस्कीमिया का टॉपिक जो मेन है वो शुरू हो रहा है, क्योंकि वो ये 2 क्वेश्चन इसके अंदर ये भी इसका पार्ट ही है बट इसके अंदर लिखे हुए नहीं हैं नीचे, तो मैंने आपको ऊपर मार्क करवा दिए। सो एक्यूट लोअर लिम्ब इस्कीमिया ALI इज़ एनी सडन डिक्रीज इन लिम्ब perfusion causing a potential threat to limb viability and it is usually caused by thromboembolic pathology। जैसे कि हम बात करते हैं जब सिनेरियो आएगा ना सो वो MI या एट्रियल फिब्रिलेशन या फिर कार्डियक एरिथमियाज का जिक्र ज़रूर करेगा। सो ये बात हमेशा याद रखिएगा, 6 आवर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर 6 आवर्स से ज़्यादा हो जाए ना तो इरिवर्सिबल लॉस हो जाता है और यूजुअली जो हमें लिम्ब है वो एम्पुटेशन करनी पड़ती है। तो विद इन 6 आवर्स का जो पीरियड है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसके बाद ये कर रहे हैं कि एक्यूट आर्टीरियल ऑक्लूजन ड्यू टू एम्बुलेंस इज़ डिफरेंट फ्रॉम ऑक्लूजन ड्यू टू थ्रोम्बोसिस। यहाँ पर इसने डिफरेंस भी दिया हुआ है कि अगर एम्बुलेंस होगा तो कार्डियक एरिथमियाज हो सकते हैं, सडन ऑनसेट होता है एम्बुलेंस के अंदर, सवियर साइन एंड सिम्टम्स पे होते हैं, हिस्ट्री ऑफ क्लॉडिकेशन नहीं होती क्योंकि बहुत एक्यूट फॉर्म होती है ना। अगर रेस्ट पेन हो रहा है, क्लॉडिकेशन हो रहा है तो वो थ्रोम्बस की वजह से होता है। इसी तरह रिस्क फैक्टर्स और पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज़ भी नहीं होते और पल्स एग्जाम नॉर्मल होता है। सो ये आपने चीज़ें याद रखनी है कि सडन ऑनसेट या एक्यूट जो है ना वो एम्बुलेंस के साथ रिलेटेड है। क्लासिकल फीचर्स जैसे कि मैं आपको 6 P's बता रहा था तो वो ज़रूर आते हैं सिनेरियो के अंदर। सो वो होते हैं पैलर, ठीक है, मॉटलिंग भी कह सकते हैं इसको, पैरास्थीजियाज, पल्सलेसनेस, पल्स नहीं होगी, पैरालिसिस होगा, पैरिशिंगली कोल्ड होगा
और इसके साथ पेन भी हो सकता है। यू हैव टू रिमेंबर द 6 P's। वो सिनेरियो के अंदर देता है, पैलर दे देता है, समटाइम तो पल्स एब्सेंट कर देता है, मतलब एक फैक्टर डाला करता है। अगर वो बता रहा है ना कि कोई थ्रोम्बोएम्बोलिक कंडीशन है, सो उसके साथ वो एक आधा डाल देता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको कोई सिनेरियो अगर पढ़ के बताऊं तो 30-year-old स्कूल टीचर है, while being treated for cardiac arrhythmias complains of severe pain in right arm for 1 hour, क्योंकि acute condition है ना। on examination her arm is pale, so एक पैलर आ गया, numb, पैरास्थीसिया आ गया, पल्सलेसनेस, ठीक है, 3 पॉइंट्स हो गए, एंड शी इज़ अनेबल टू मूव फिंगर्स ऑफ हर हैंड। तो इस तरह का उसका सिनेरियो आता है। और इसी तरह एक और सिनेरियो 50-year-old प्रोफेशनल वुमेन है, MI के साथ आई है और विद सडन पेन इन हर लोअर, और इसके साथ लिम कोल्ड है और पेल है। सो ये आपने चीज़ें याद रखनी है। तो और कोई इस तरह का सिनेरियो आया हुआ है इसका, उसके अंदर इसने इसी तरह इस्केमिक हार्ट डिजीज़ दिया हुआ है, मॉटलिंग का जिक्र किया हुआ है। समटाइम्स वो बहुत वेग सा सिनेरियो दे देता है, तो यू हैव टू रिमेंबर कि ये एक्यूट होता है। सो यू हैव टू रिमेंबर द 6 P's। उसके बाद हम ट्रीटमेंट के ऊपर जाते हैं। सो इसके जो ट्रीटमेंट है ना, ये हम 2 तरीक़ों से करते हैं। इमीडिएट कि हमने क्या करना होता है और एक डेफिनेटिव ट्रीटमेंट क्या होता है। सो इमीडिएट, अब एक बंदा पेन के साथ आ रहा है और थ्रोम्बोएम्बोलिक कंडीशन का हमें रिस्क फैक्टर नज़र आ रहा है, सो पेन रिलीफ सबसे पहले तो हम ओपियोइड्स वगैरह देंगे, और उसके बाद हमने हेपरिन फ़ौरन दे लेना होता है। एन इमीडिएट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ 5000 यूनिट्स ऑफ हेपरिन IV रिड्यूसेस द एक्सटेंशन ऑफ थ्रोम्बस, और एंटीप्लेटलेट थेरेपी, एस्पिरिन इनिशिएट करते हैं। तो ये आपने इमीडिएटली करना होता है। तो ट्रीटमेंट को आप 2 हेडिंग्स के अंदर लिख सकते हैं। इमीडिएट ट्रीटमेंट, पेन रिलीफ, मतलब इमीडिएट के अंदर पेन रिलीफ, हेपरिन, एंटीप्लेटलेट थेरेपी, और डेफिनेटिव ट्रीटमेंट। डेफिनेटिव ट्रीटमेंट के अंदर हमारे पास एम्बोलेक्टमी आती है और थ्रोम्बोलाइसिस आता है। थ्रोम्बोलाइसिस हम अभी जिक्र करते हैं 3 टाइप्स का। तो सबसे पहले हम एम्बोलेक्टमी को जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि इसने एक सिनेरियो दिया हुआ है कि एम्बोलेक्टमी के आप स्टेप्स बताएं। सो ये इसका जो है ना, सर्जिकल रिमूवल ऑफ एम्बोलिस को हम एम्बोलेक्टमी कहते हैं। सो इसके स्टेप्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो हम जर्नल एनेस्थीसिया देते हैं, लोकल एनेस्थीसिया देते हैं, और आर्टरी के अंदर एक ट्रांसवर्स जो होता है ना, इंसिजन देकर एक कैथेटर डालते हैं, जिसको हम कहते हैं फोगार्टी कैथेटर या एम्बोलेक्टमी कैथेटर। अब ये जो कैथेटर होता है ना, ये जब हम पास करते हैं, सो हम इसको जहाँ पर क्लॉट होते हैं ना, उसके आगे ले जाते हैं। अब इस कैथेटर के आगे बैलून लगा होता है, तो वो ना जब हम क्लॉट के आगे ले जाते हैं तो बलून को इन्फ्लेट करते हैं। जब वो इन्फ्लेट हो जाता है तो हम इसको कैथेटर को खींच लेते हैं बाहर। तो ये क्या होता है कि वो जो कैथेटर के साथ जो एम्बुलेंस है वो भी बाहर आ जाता है, जो हमारा इंसिजन दिया होता है। ये आपको ना स्टेप्स ऑफ एम्बोलेक्टमी नीचे लिखे हुए नज़र आ रहे होंगे, या पिक्टोरियल जो इसकी रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पर देखिए उसने एक निक दिया है, फिर कैथेटर अंदर डाला है एम्बुलेंस के आगे, फिर उसको फुला दिया और फिर उसने खींच लिया है सारा जो एम्बुलेंस है। तो आपने भी इसी तरह करना है। तो ये सिंपल इसकी जो है ना, आप इसको स्टेप्स में लिख लें। आपने एनेस्थीसिया देना है, आपने इंसिजन देनी है, कैथेटर डालना है, बलून को इन्फ्लेट करना है, इसको विड्रॉ कर लेना है। तो आपने इस प्रोसेस को रिपीट करते रहना है जब तक कि सारा एम्बुलेंस निकल ना आए और बैक ब्लीडिंग स्टार्ट ना हो जाए। मतलब बैक ब्लीडिंग का मतलब यह है कि जो आपकी वेसल है वो पेटेंट हो गई है। और फिर इसको चेक करने के लिए आपने एंजियोग्राफी करवा लेनी है, एंजियोग्राम करवा लेना है, और CT एंजियोग्राम करवा लें। और आपने इसके बाद जो पोस्ट ऑपरेटिव हेपरिन थेरेपी है ना, वो आपने देख लेनी है। वैसे जो सर्जिकल ट्रीटमेंट्स होते हैं उनका इतना डिटेल पूछते तो नहीं है, लेकिन ये जो एम्बोलेक्टमी है इसके आपने स्टेप्स याद रखने हैं। उसके बाद हमारे पास ना थ्रोम्बोलाइसिस है। अब बुक के अंदर इंट्रा आर्टीरियल थ्रोम्बोलाइसिस है, यानी आर्टरी के अंदर हमने थ्रोम्बोलिटिक एजेंट्स डालने हैं। हमारे पास सिलेक्टिव ही होते हैं, TPA वगैरह होता है, SK वगैरह होता है। सो TPA यहाँ पर लिखा हुआ है, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, ये हमने डालना होता है। पास पेपर के अंदर उसने 3 किस्म के लिखे हुए हैं जो है ना थ्रोम्बोलाइसिस। एक तो उसने इंट्रा आर्टीरियल थ्रोम्बोलाइसिस लिखा हुआ है यूजिंग SK, स्ट्रेप्टोकाइनेज, TPA, यूरोकाइनेज। दूसरा उसने लिखा हुआ है परक्यूटेनियस मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी और अल्ट्रासाउंड एक्सेलरेटेड थ्रोम्बोलाइसिस। तो ये 3 तरीके हैं। तो आप भी लिख सकते हैं, एम्बोलेक्टमी लिख लें, उसके बाद आप हेडिंग डालें एंडोवेस्कुलर थेरेपी की, उसके अंदर आप 3 चीज़ें लिख लें, इंट्रा आर्टेरियल थ्रोम्बोलाइसिस, परक्यूटेनियस मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी, इसके अंदर ऑब्वियसली हम मैकेनिकली थ्रोम्बस को निकालते होंगे, अल्ट्रासाउंड एक्सेलरेटेड थ्रोम्बोलाइसिस, और एक और चीज़ जो है कि जो आपकी एसोसिएटेड हार्ट कंडीशन है ना, लाइक एट्रियल फिब्रिलेशन है या MI है, उसको भी आपने ट्रीट करना है। तो इसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। इसको मैं दोबारा एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। इमीडिएटली हम पेन रिलीफ करेंगे, हेपरिन लगाएंगे 5000 यूनिट्स, और एंटीप्लेटलेट थेरेपी देंगे। डेफिनेटिव के अंदर हम एम्बोलेक्टमी करेंगे और थ्रोम्बोलाइसिस करेंगे, और उसके साथ जो उसकी एसोसिएटेड हार्ट कंडीशन है उसको ठीक करेंगे। तो ये आपका जो एक्यूट लिम्ब इस्कीमिया है वो कवर हो जाता है।
अच्छा, आगे रीपरफ्यूजन इंजरी है, ये इतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आपको पता ही है जब भी इस्कीमिया होता है तो फ्री रेडिकल्स, न्यूट्रोफिल्स, हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम, मायोग्लोबिन उस इस्कीमिया की साइड पे प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन अब वो सर्कुलेशन के अंदर एंटर नहीं होते। लेकिन जब भी रीपरफ्यूजन होती है तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो सर्कुलेशन के अंदर चले जाते हैं और इट कैन लीड टू ARDS, मायोकार्डियल डिप्रेशन, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर। कंपार्टमेंट सिंड्रोम, इसका एक दफ़ा सिनेरियो आया हुआ है। तो इसका सिनेरियो अपने पिक करने का तरीका ये होता है कि एक्यूट लिम्ब इस्कीमिया होगा और सीवियर पेन होगा आउट ऑफ प्रोपोर्शन, और टाइटनेस ऑफ मसल का वो ज़रूर जिक्र करेगा। सो एक उसने सिनेरियो दिया हुआ है कि एक 24 साल का मेल है, उससे राइट लेग पर इंजरी हुई है और वो इमरजेंसी रूम में आया है और वो बहुत ज़्यादा रो रहा था ड्यू टू सवेयर पेन इन काफ मसल्स, और ऑन एग्जामिनेशन देयर वाज टाइटनेस ऑफ मसल्स ऑफ राइट काफ विद पेन एंड ऑन पैसिव मूवमेंट ऑफ लिम्ब एंड डिस्टल पल्सेस वर एब्सेंट। तो क्या डायग्नोसिस है, मैंने आपको बताया पेन ऑन पैसिव मूवमेंट्स, ये इसका एक बड़ा सिग्निफिकेंट जो है वो डायग्नोस्टिक पॉइंट है, तो ये आपने याद रखना है। तो इसका कंपार्टमेंट सिंड्रोम है। कंपार्टमेंट सिंड्रोम होता क्या है? तो अब ये बात याद रखिएगा, जब भी इस्कीमिया होता है किसी जगह, जिस तरह हमारे सिनेरियो के अंदर अब इंजरी हुई थी, सो हमारे पास इस्कीमिया होता है तो वहाँ पर ना जो इंक्रीज़ हो जाती है कैपिलरी जो परमेबिलिटी है ना, तो जहाँ पर भी इस्कीमिया हो रहा होता है, तो जब रीपरफ्यूजन होती है तो जब भी प्रेशर इंक्रीज़ करता है तो लीकेज ऑफ फ्लूइड हो जाती है इंटरस्टिशियल स्पेसेस के अंदर। अब वैसे तो मसला नहीं होगा, लेकिन कुछ जगह हमारे पास बॉडी की ऐसी हैं जहाँ पर कंपार्टमेंट्स मौजूद हैं, फेशियल कंपार्टमेंट्स मौजूद हैं, फैशिया मौजूद है। फॉर एग्जांपल हमारा जो काफ है, यहाँ पर जो मसल्स होते हैं वो कंपार्टमेंट्स की फॉर्म के अंदर होते हैं। इसी तरह हमारा जो फोर आर्म है यहाँ पर भी होते हैं। इसी तरह यहाँ पर जब ये प्रेशर इंक्रीज़ कर रहा होता है तो फैशिया वहाँ पर मौजूद है, तो उस वजह से एक टाइटनेस प्रोड्यूस हो जाती है और मसल जो हैं वो कन्फाइन हो जाते हैं, ठीक है, और इस वजह से मसल नेक्रोसिस शुरू हो जाता है। अब हमारे पास इस कंडीशन के अंदर जो आर्टीरियल इनफ्लो है वो ठीक आ रहा है, लेकिन क्योंकि कैपिलरी परमेबिलिटी ज़्यादा हो गई है और वो जो हमारे पास एडीमा हो रहा है, लेकिन ड्यू टू द फेशियल कंपार्टमेंट वो रिस्ट्रिक्ट हो रहा है, उस वजह से प्रेशर प्रोड्यूस हो रहा है और हमारे पास जो मसल इंजरी है वो हो रही है। सो इसको हम ट्रीट कैसे करते हैं? इसकी अर्जेंट फेशियोटमी हमारा डेफिनेटिव ट्रीटमेंट होते हैं, और साथ हमने हाइड्रेशन देनी होती है, क्योंकि जब हम फेशियोटमी को करते हैं तो मायोग्लोबिन रिलीज़ होता है, तो उसके लिए हम हाइड्रेशन अच्छे रखते हैं। पास पेपर के अंदर उसने कुछ जर्नल मैनेजमेंट के अंदर लिखा हुआ है कि एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, कैथेटराइजेशन दे सकते हैं, डायूरेटिक्स दे सकते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन दे सकते हैं अगर कोई इंजरी वगैरह, हाइपरबैरिक ऑक्सीजन देते हैं, और जर्नल के बाद उसने डेफिनेटिव ट्रीटमेंट के अंदर अर्जेंट डिकम्प्रेशन बाय लॉन्गिट्यूडनल फेशियोटमी। आप देख लें, इधर सिंपल सा ही है। और आगे उसने एयर एम्बोलाई का जिक्र किया है कि फॉर एग्जांपल समटाइम ये होता है कि हम थोरेसिक ट्रॉमा हो जाता है, CVP लाइन हम इंट्रोड्यूस करा रहे होते हैं, आर्टिफिशियल वेंटिलेशन के अंदर एयर एम्बुलेंस जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाता है और ये प्रॉब्लम कर सकता है, और ये राइट वेंट्रिकल के अंदर एंटर होता है और फिर एयर लॉक हो जाता है पल्मोनरी एंट्री मतलब पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, और फिर राइट साइडेड फेलियर, इट कैन लीड टू राइट साइडेड फेलियर। सो इसका ट्रीटमेंट सिंपल सा उसने लिखा हुआ है, ट्रेंडेलेनबर्ग पोजीशन के अंदर रखते हैं, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन दे दें, अगर बहुत सीरियस हो गया तो राइट वेंट्रिकल को हम एस्पिरेट कर सकते हैं। ये आया हुआ नहीं है पेपर के अंदर, सब रीड करना चाहें तो ठीक है। आगे बर्गर्स डिजीज़ है, ये भी इस तरह नहीं आई हुई, अगर आप रीड करना चाहें तो कर लीजिएगा। मैं इंपॉर्टेंट वगैरह पे फोकस करने की ट्राई करूँ क्योंकि ऑलरेडी बहुत लंबा टॉपिक है। आगे रेनॉल्ड्स फिनोमेना, ये बड़ा एक सिंपल सा फिनोमेना है। सो ये अगर आपका ना इंटरमिटेंट स्पैज्म हो जाए आर्टरियोल्स का ड्यू टू कोई भी ट्रिगर की वजह से, कोल्ड की वजह से या स्ट्रेस की वजह से, तो इसको हम रेनॉल्ड्स फिनोमेना कहते हैं। जो आपके डिस्टल आपके पास आर्टरियोल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल हाथों की उंगलियों के अंदर, अगर इसके पास इंटरमिटेंट स्पैज्म ऑफ आर्टरियोल्स ड्यू टू एनी एबनॉर्मल सेंसिटिविटी टू कोल्ड या स्ट्रेस और इमोशनल स्ट्रेस, इसको हम कहते हैं रेनॉल्ड्स फिनोमेना। सो ये सेकेंडरी रेनॉल्ड्स फिनोमेना होता है, प्राइमरी होता है। सो जो प्राइमरी होता है ना, वो मतलब उसके अंदर कोई और कंडीशन नहीं है, सही है। सो विदाउट एनी एक्सटर्नल कंडीशन। जो सेकेंडरी होता है दैट रेफर्स टू द प्रेजेंस ऑफ डिसऑर्डर इन एसोसिएशन विद ऑलरेडी प्रेजेंस ऑफ इलनेस, लाइक SLE की वजह से हो सकता है या फिर सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस की वजह से हो सकता है। इसीलिए हम जो प्राइमरी रेनॉल्ड्स फिनोमेना उसको रेनॉल्ड डिजीज़ कहते हैं कि इट सेल्फ डिजीज़ है।
क्योंकि कोई और फैक्टर इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन जो हमारे पास सेकेंडरी रेनॉल्ड्स फिनोमेना होता है इसको हम रेनॉल्ड्स सिंड्रोम कहते हैं। अब क्योंकि या तो स्ट्रेस की वजह से हो रहा है या फिर ठंड की वजह से हो रहा है, तो अब क्या ट्रीटमेंट होगा? एक तो आप पेशेंट्स को कहेंगे कि जी अपने हैंड और फीट उनको वार्म रखें और ठंडे पानी से ना नहाएं या उनको सोक ना करें, और वार्म रूम के अंदर आप सोएं, स्मोकिंग ना करें। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दे सकते हैं क्योंकि निफेडेपिन कैन इम्प्रूव ब्लड फ्लो। कैल्शियम जो चैनल ब्लॉकर्स हैं दैट कैन इम्प्रूव द ब्लड फ्लो। तो ये याद रखिएगा, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आप इसके अंदर फार्माकोलॉजी के अंदर देते हैं। सब हम बात करते हैं एनेरिज्म्स की। अब एनेरिज्म्स क्या होते हैं? इसमें से मुझे सवाल तो नहीं मिला पास पेपर के अंदर, लेकिन इसको कर लेते हैं क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। आई डोंट नो, शायद किसी पेपर के अंदर आया था। सो एनेरिज्म के अंदर क्या होता है कि एबनॉर्मल फोकल डायलेटेशन है ऑफ एंडोथीलियल लाइंड वेस्कुलर स्ट्रक्चर, यानी जो आपकी एंडोथीलियम है वेसल की, अगर उसके अंदर एक एबनॉर्मल डायलेटेशन या बल्ज प्रोड्यूस हो जाए तो इसको हम कहते हैं एनेरिज्म। अब ये वेस्कुलर स्ट्रक्चर कोई भी हो सकता है, आर्टरी हो सकती है, वेन हो सकता है, इवन हार्ट का चेम्बर हो सकता है। तो एनेरिज्म कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन मेजर वेसल्स लाइक एओर्टा, फेमरल, पॉप्लिटियल, सबक्लेवियन ये ज़्यादा कॉमन है। क्लासिफिकेशन की तौर पे अगर हम बात करें तो यहाँ पर 3 टाइप्स की हुई हैं, मतलब उन्होंने शेप के अकॉर्डिंगली फ्यूजिफॉर्म हो सकता है या सेकुलर हो सकता है। तो फ्यूजिफॉर्म मतलब कि दोनों तरफ से वेसल का बल्ज निकला होगा, और सेक्युलर जो होता है वो एक तरफ से बल्ज निकला होता है। ट्रू एनेरिज्म वो होता है, अगर हम वॉल के कॉन्स्टिट्यूएंट्स के मुताबिक अगर हम बात करें, जिसके अंदर तीनों हमारी जो लेयर्स होती हैं ना वेसल की, लाइक इंटिमा, मीडिया और एडवेंटिशिया, अगर तीनों निकली हुई होंगी तो इसको हम कहते हैं ट्रू एनेरिज्म। फॉल्स एनेरिज्म वो होता है इसके अंदर वेसल की कोई लेयर नहीं होगी। फॉर एग्जांपल कभी ब्लड लीक किया किसी आर्टरी से और कनेक्टिव टिश्यू वहाँ पर आ गया, तो वो एक मैस सा बन गया, एनेरिज्म, फॉल्स एनेरिज्म बन गया, जिसको हम फॉल्स एनेरिज्म कहते हैं। एटियोलॉजी की अगर हम देखें तो क्या हो सकता है एनेरिज्म की टाइप? ट्रोमैटिक हो सकता है, ट्रॉमा हो गया, या कोलेजन डिजीज़ हो गई, या एथरेमेटिस हो सकता है, माइकोटिक हो सकता है। मैं इसलिए जल्दी करा रहा हूँ क्योंकि इसमें क्वेश्चन नहीं आया हुआ, मे बी शायद किसी और पास पेपर में आया हुआ, लेकिन इसमें मेरे पास जो एपिसोड्स के पास पेपर है उसके अंदर नहीं है। क्लिनिकल फीचर्स के अंदर हम अगर बात करें तो कुछ इंट्रिंसिक फीचर्स होते हैं, कुछ एक्सट्रिंसिक होते हैं। अब देखिए ना, एनेरिज्म बेसिकली जो है ना वेस्कुलर डायलेटेशन ही है ना, तो एक तो स्वेलिंग विद एक्सपेंसाइल पल्सेशन होगी इसके अंदर। अगर आप प्रेशर डालेंगे तो स्वेलिंग जो है वो डिमिनिश हो जाएगी, पैल्पेबल फ्रिल हो सकती है, ब्रूई भी मिल सकती है। एक्सट्रिंसिक फीचर के अंदर प्रेशर जो होगा वो दूसरे जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स के ऊपर वो कर सकती है। अब इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या होंगी? एनेरिज्म में बलून सा है तो ये रप्चर हो सकता है, और थ्रोम्बोसिस हो सकता है, एम्बोलाइजेशन हो सकती है, और क्योंकि देखें ना डिफेक्ट प्रोड्यूस हुआ है वेसल के अंदर तो वहाँ से थ्रोम्बस भी बन सकता है, एम्बुलस भी बन सकता है, प्रेशर सिम्टम्स है, इन्फेक्शन हो सकता है स्टेसिस वगैरह की वजह से। डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या हो सकता है? सो कोई पल्सेटिंग ट्यूमर हो सकता है, ठीक है, बोन सार्कोमा, ऑस्टियोक्लास्टोमा, या फिर मेटास्टेसिस फ्रॉम हाइपरनेफ्रोमा। सो आपने ये ज़रूर देखना है कि कोई ट्यूमर लाइक बोन सार्कोमा, ऑस्टियोक्लास्टोमा और हाइपरनेफ्रोमा, ये 3 आप डिफरेंशियल डायग्नोसिस हैं। सो अब यहाँ पर एब्डोमिनल एओर्टिक एनेरिज्म ये सबसे कॉमन टाइप ऑफ लार्ज वेसल एनेरिज्म है, और लेकिन ज़्यादातर जो इसके एब्डोमिनल एओर्टिक एनेरिज्म के जो पेशेंट्स होते हैं वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, लेकिन आ सकते हैं आपके पास पल्सेटाइल मैस के साथ। सो इसकी इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे? रेडियोग्राफी करवा सकते हैं या अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं, उससे हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं। बट लेकिन जो इसकी मॉर्फोलॉजी है उसको बेस्ट असेस करने के लिए हम सीटी करवा सकते हैं, रेडियो, अल्ट्रा और सीटी। मैनेजमेंट कैसे होंगे? तो मैनेजमेंट तो आप देखें ज़्यादातर इसके केसेस एसिम्प्टोमेटिक हैं, सो ये हम साइज़ की बेस के ऊपर डिसाइड करते हैं। अगर तो उसका साइज़ 5.5 सेंटीमीटर से कम है और एसिम्प्टोमेटिक है तो आपको कोई ख़ास करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब सर्जरी के हवाले से। और अगर उसके अंदर फिर हम मेडिकल मैनेजमेंट करते होते हैं। अगर तो एसिम्प्टोमेटिक है और लेस देन 5.5 सेंटीमीटर है, सो आप उसके रिस्क फैक्टर्स कम कर सकते हैं, लाइक स्मोकिंग है, बीटा ब्लॉकर्स दे सकते हैं क्योंकि वो पल्सेशंस आ रही हैं, स्टैटिन्स दे सकते हैं, और जो मॉडिफिकेशन ऑफ रिस्क फैक्टर्स हैं, लाइक अगर कोई रिस्क फैक्टर्स हैं लाइक डायबिटीज़, लाइक हाइपरटेंशन, इस तरह का कुछ, तो आप वो कर सकते हैं। लेकिन अगर सर्जरी अगर एसिम्प्टोमेटिक है और इसका डायमीटर जो है वो 5.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा है मेन के अंदर और 5 सेंटीमीटर इन वुमेन, तो फिर आप सर्जरी की तरफ जा सकते हैं। और अगर आपका जो साइज़ है वो कम है, सो इसको हमने फ्रीक्वेंटली अल्ट्रासोनोग्राफी से जो है ना उसको हमने देखना होता है।
सो मेडिकल मैनेजमेंट के बाद अगर सिम्टोमेटिक है, ऑल सिम्टोमेटिक एनोरिज्म शुड बी कंसिडर्ड फॉर रिपेयर। सो ये आपने देखना होता है। अगर डिस्टल एम्बोलाइजेशन हो जाए एनोरिज्म के केस के अंदर तो ये डेफिनेटिव इंडिकेशन है फॉर रिपेयर। अगर रिपेयर की बात करते हैं तो इसकी जो सबसे फियर्ड कॉम्प्लिकेशन होती है वो होता है रप्चर। अगर रप्चर हो जाए तो वो एंटीरियरली भी हो सकता है पेरिटोनियल कैविटी के अंदर और पोस्टीरियरली भी हो सकता है रेट्रोपेरिटोनियल स्पेस के अंदर। सो इसकी जो मॉर्टेलिटी है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ होती है कि अगर ऑपरेटिव मोर्टेलिटी ऑफ रप्चर्ड ट्रिपल ए 50% और ओवरऑल कंबाइंड मोर्टेलिटी 89 to 90%। तो ये बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशन है। इसको मैनेज कैसे करते हैं? सो अर्ली अगर डायग्नोसिस की बात करें, इसके सिम्टम्स की बात करें तो सीवियर बैक पेन, ट्रांजिएंट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, पल्सेटाइल एब्डोमिनल मास एंड स्टेट ऑफ शॉक। सो ये आप इसका जो है ना जो डायग्नोस्टिक पॉइंट्स हैं वो आप देख सकते हैं। सो अब आपका रप्चर कर गया है तो अब क्या रिससिटेशन एंड सर्जिकल ऑप्शंस क्या हैं? तो एक तो आप जो है ना गुड एक्सेस आप देंगे, वेनस एक्सेस देंगे, आप कैनुलास वगैरह लगाएंगे, ब्लड क्रॉस मैचिंग के अंदर भेजेंगे क्योंकि ब्लड लॉस हो रहा होता है। और इसमें आपने ना ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग करनी होती है। सिस्टोलिक बीपी जो है ना वो रेज नहीं होना चाहिए, शुड बी लेस देन 100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। कैथेटराइजेशन करनी है और आपने फ़ौरन जो पेशेंट है उसको ऑपरेशन थिएटर के अंदर शिफ्ट कर देना है। सो गुड वीनस एक्सेस, सेंड द ब्लड फॉर क्रॉस मैचिंग्स और ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करें और शिफ्ट करें पेशेंट को। अब इसकी जो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है दैट इज़ ओपन रिपेयर और एंडोवेस्कुलर एनोरिज्म रिपेयर। अभी दो तरीके होते हैं, या तो आप ओपन लेप्रोटमी करते होते हैं और आपने जो एनोरिज्म है उसके ऊपर और नीचे क्लैंपिंग करके लॉन्गिट्यूडनली ओपन करना होता है और जो एनोरिज्मल सेगमेंट होता है इसको हम प्रोस्थेटिक ग्राफ्ट से रिप्लेस करते हैं और एनोरिज्म की जो सैक होती है इसको दोबारा सीव कर देते हैं। फिगर 5 के अंदर आप देख सकते हैं। ये फिगर 3, 4 एंड 5 के अंदर आपको ओपन रिपेयर का प्रोसीजर है। इसी तरह आप एंडोवेस्कुलर एनोरिज्म रिपेयर भी कर सकते हैं। EVAR इन्वॉल्व प्लेसिंग अ स्टेंट ग्राफ्ट इनसाइड द एनोरिज्म थ्रू फेमरल आर्टरी और EVAR हैज़ शोन टू रिड्यूस मोर्टेलिटी एज कम्पेयर टू ओपन रिपेयर क्योंकि ये फिर ऑब्वियसली एंडोस्कोपिक प्रोसीजर है। सो ये लेस इन्वेसिव है। तो ये याद रखिएगा, ओपन रिपेयर भी कर सकते हैं और एंडोस्कोपिक एनोरिज्म रिपेयर भी हो सकती है। तो इट वॉज अबाउट द एनोरिज्म। इसी तरह पॉप्लिटियल एनोरिज्म भी हैं बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो एब्डोमिनल है। इसी साथ गैंग्रीन का टॉपिक है। अच्छा, गैंग्रीन क्या होती है? अगर हम माइक्रोस्कोपिक डेथ ऑफ टिश्यूज़ होना उसको हम नेक्रोसिस कहते होते हैं, लेकिन मैक्रोस्कोपिक डेथ ऑफ टिश्यूज़ जो आपको आंखों से नज़र आ रही है उसको हम गैंग्रीन कहते हैं। और ये बेसिकली ड्यू टू इम्पेयर्ड ब्लड सप्लाई होती है और उसके बाद अगर बैक्टीरियल इन्वेजन हो जाए क्योंकि स्टेसिस हो जाता है, स्टेसिस कह सकते हैं ऑब्वियसली जब ब्लड फ्लो कॉम्प्रोमाइज़ हो गया और इंस्यूइंग ब्लड इन्वेजन, तो इसको हम गैंग्रीन कहते हैं। सो ये ज़्यादातर डिस्टल पार्ट ऑफ लिम्स पे हो सकती है, लूप ऑफ अपेंडिक्स पे हो सकती है, स्मॉल इंटेस्टाइन। सो अब कॉजेज़ क्या हो सकती हैं, टियोलॉजी क्या है? सो यहाँ पर 3 हमारे पास कॉजेज़ लिखे हुए हैं। सेकेंडरी टू आर्टीरियल ऑब्स्ट्रक्शन हम गैंग्रीन बन सकती है, इन्फेक्टिव कॉजेज़ हो सकते हैं, ट्रोमेटिक हो सकते हैं। सेकेंडरी टू आर्टीरियल ऑब्स्ट्रक्शन थ्रोम्बोसिस हो सकता है, एम्बोलाई हो सकता है, आर्ट्राइटिस हो सकता है, बर्जर डिजीज़ हो सकती है, रेनॉल्ड डिजीज़ हो सकती है, आर्टीरियल इंजेक्शन हो सकता है थायोपेंटोन का। इसी तरह इन्फेक्टिव कॉजेज़ के अंदर आप दे सकते हैं एब्सिस हो सकती है, गैस गैंग्रीन हो सकती है, फॉरनियर गैंग्रीन हो सकती है। इसी तरह ट्रोमेटिक इंजरीज़ जो होती हैं, क्रशिंग इंजरीज़, फिजिकल इंजरीज़, हीट रेडिएशन, इलेक्ट्रिकल इंजरीज़, दे आर ऑल कॉजिंग गैंग्रीन। सो आप देख सकते हैं आर्टीरियल ऑब्स्ट्रक्शन की जितनी भी कॉजेज़ हैं उस वजह से इट कैन लीड टू गैंग्रीन फॉर्मेशन। इन्फेक्टिव कॉजेज़ हो सकती हैं, ट्रोमेटिक हो सकती हैं। और इसके बाद इसने टाइप्स लिखी हुई हैं, ड्राई गैंग्रीन, वेट गैंग्रीन एंड गैस गैंग्रीन। जो ड्राई गैंग्रीन होती है ना ये बेसिकली ड्यू टू एथेरोस्क्लेरोसिस होती हैं क्योंकि आपकी जो ब्लड सप्लाई है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है और नो ब्लड सप्लाई की वजह से जो टिश्यू है उसकी डेथ हो जाती है। अफेक्टेड एरिया बिकम्स कोल्ड एंड डार्क एंड बिगिंस टू ड्राई आउट, इवेंचुअली इट ड्रॉप्स आउट। ये ड्राई गैंग्रीन है। एक होती है वेट या मॉइस्ट गैंग्रीन। इसमें ये होता है कि टिश्यू जो होता है ना वो इन्फेक्टेड हो जाता है, ठीक है। उसमें मतलब फॉर एग्जांपल आपकी ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ के बाद उसका सेकेंडरी इन्फेक्शन हो गया तो इसके अंदर वेट या मॉइस्ट गैंग्रीन होती है। बड़ी एक डिबिलिटेटिंग किस्म की कंडीशन है। और उसके बाद गैस गैंग्रीन लिखा हुआ है। गैस गैंग्रीन इज़ टिपिकली कॉज बाय क्लॉस्ट्रीडियम परफरेंजेंस। और जो क्लॉस्ट्रीडियल गैस गैंग्रीन होती है इट इज़ द हाईली लीथल नेक्रोटाइजिंग सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन ऑफ स्केलेटल मसल कॉज बाय टॉक्सिन एंड गैस प्रोड्यूसिंग क्लॉस्ट्रीडियम स्पीशीज़। सो
अब ये जो क्लॉस्ट्रीडियम होता है ये एक्सोटॉक्सिन रिलीज़ करता है और इट कैन लीड टू मसल नेक्रोसिस, और इसके साथ साथ ओवरलाइंग स्किन डिस्कलरेशन हो सकती है, एडीमा हो सकता है, क्रैपेटिस आपको मिल सकता है। सो इसका ट्रीटमेंट ये है कि एक तो वाइड सर्जिकल रिमूवल आप नेक्रोटिक टिश्यू की कर दें, और साथ हाई डोज एंटीबायोटिक्स लाइक पेनिसिलिन वगैरह आप दे सकते हैं, मेट्रोनिडाजोल दे सकते हैं, और इन सेवियर केसेस एम्पुटेशन भी की जा सकती है। सो एम्पुटेशन हम इसको देखते हैं। गैस गैंग्रीन आप याद रखिएगा क्लॉस्ट्रीडियम परफेरेंजिस की वजह से होती है, वेट या मॉइस्ट गैंग्रीन डायबिटिक्स के अंदर होती है, ड्राई गैंग्रीन ज़्यादातर एथेरोस्क्लेरोसिस के केसेस के अंदर होती हैं। अच्छा, एम्पुटेशन हम क्यों करते हैं? एक ऐसे क्यों होता है कि क्यों, उसके इंडिकेशन क्या हैं? 3 Ds होते हैं, डेड, या आपका कोई टिश्यू है वो ऑलरेडी डेड हो चुका है, नेक्रोसिस हो चुका है, तो हम उसको एम्पुटेट कर लेते हैं। सो अ डेड टो इज़ वन in which the blood supply is so completely impeded that infarction and necrosis develop. दूसरा डेडली, और एक डेड लॉस। सो डेडली में ये होता है कि जो हमारे पास जो डिज़ीज़ है वो सिस्टमिक स्प्रेड करने का चांस होता है। सो ये लाइफ थ्रेटनिंग हो जाते हैं, तो फिर हम इस कंडीशन के अंदर एम्पुटेशन कर देते हैं कि जो हमारे पास इन्फेक्शन हुआ हुआ है या डैमेज हुआ हुआ है वो सिस्टमिकली स्प्रेड ना करे। सो द डेडली कैटेगरी रेफर्स टू अ मोर प्रॉक्सिमल डिजीज प्रोसेस दैट कैन रिजल्ट इन सिस्टमिक सिक्वल। सो ये ज़्यादातर मॉइस्ट गैंग्रीन के केस के अंदर हो सकता है या ऑस्टियोजेनिक सार्कोमा के केस के अंदर हो सकता है। इसी तरह डेड लॉस होता है, इसके अंदर वी आर रीच एट अ पॉइंट दैट वेयर इट इज़ इररिपेरेबल, इट सीजेज टू फंक्शन एंड इट इज़ इम्पेडिंग फंक्शन। लाइक हमारे पास डैमेज इस कदर हो गया है कि हम इसको ना रिपेयर कर सकते हैं, और वो इस केस के अंदर पहुंच गया है कि वो जो हमारा फंक्शन है उसको भी इम्पीड कर रहा है। लाइक हमें पेन हो रही है बहुत ज़्यादा, और हम हमारा जो ऑर्गन है या वो लिम्ब है या टो है वो बिल्कुल फंक्शनल नहीं है, तो हम इस केस के अंदर भी जो है एम्पुटेशन कर सकते हैं। तो नंबर 1 हमारे पास इंडिकेशन है कि वो डेड हो चुका है। दूसरा, इट कैन लीड टू अ डेडली सिक्वेले, सिस्टमिक स्प्रेड हो सकता है, या फिर डेड लॉस, ये हमारे पास फंक्शनल वो चीज़ नहीं रही और हमें बल्कि मसला कर रही है, मतलब हमारे लिए एक कहते हैं ना मुसीबत का बायस बनी हुई है। सो ये आपने 3 चीज़ें याद रखनी है। और लेवल ऑफ एम्पुटेशन बहुत ढेर सारे यहाँ पर लिखे हुए हैं, बट आई डोंट थिंक सो दे आर मच इंपॉर्टेंट। आप याद रख लें, टो एम्पुटेशन हो सकती है और रे एम्पुटेशन हो सकती है, और इसके अंदर रे एम्पुटेशन के अंदर एक्सीजन ऑफ टो थ्रू मेटाटार्सल बोन्स होते हैं, ट्रांस मेटाटार्सल एम्पुटेशन होते हैं, साइम्स एम्पुटेशन होती है। इसके अंदर टिबिया और फिबुला को हम डिवाइड करते हैं, और इसके साथ बिलो नी एम्पुटेशन होती है, और जो बिलो नी एम्पुटेशन होती है ये 8 to 12 सेंटीमीटर फ्रॉम टिबियल ट्यूबरोसिटी होती है। इसके अलावा अबव नी एम्पुटेशन होती है, इसके अंदर जो होता है मतलब इट शुड बी 12 सेंटीमीटर प्रॉक्सिमल टू द नी जॉइंट, और इसी साथ आपके पास कॉम्प्लिकेशंस वगैरह लिखे हुए हैं। आई डोंट थिंक सो इसके अंदर कोई क्वेश्चन आया हुआ है। आपने बस जो मेन चीज़ें इस पर फोकस करनी है वो एक्यूट आपके पास जो लिम्ब इस्कीमिया था और क्रॉनिक लिम्ब इस्कीमिया था, इट वाज वेरी मच इंपॉर्टेंट, और मेजर जो क्वेश्चन थे उसमें से ही आए हुए हैं। सो हम अपना अगला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 25 वीनस डिसऑर्डर्स। सो इसके अंदर 2 मेजर टॉपिक हैं, वेरिकोज वेन्स का और एक डीवीटी का। सो इनमें से सवाल आता होता है, सो इट्स अ शॉर्ट वन, बट ये आपने दोनों बहुत अच्छी तरह से करते हैं। सो थोड़ा सा हम बैकग्राउंड ले लेते हैं। वीनस डिसऑर्डर का जो फर्स्ट पेज है इसके ऊपर सारा बैकग्राउंड ही लिखा हुआ है, तो मैं आपको बता देता हूँ इन शॉर्ट। सो बेसिकली हमारे पास ना 2 सिस्टम होते हैं वेन्स के, जो लोअर लिम्स होते हैं उनको ड्रेन कर रहे होते हैं। एक को हम कहते हैं डीप वेन्स जो कि डीप टू द मसल्स होते हैं, और एक होता है सुपरफिशियल वेन्स जो कि सबक्यूटेनियसली प्रेजेंट होती हैं। तो जो सुपरफिशियल वेन्स होते हैं उनके अंदर लॉन्ग सेफिनस वेन होती है, शॉर्ट सेफिनस वेन होती है। तो ये जो ग्रेट सेफिनस या लॉन्ग सेफिनस वेन होती है ये मीडियल साइड के ऊपर प्रेजेंट होती है, और ये मीडियल मैलुलस को क्रॉस करती है, ऊपर असेंड करती है, और एट द लेवल ऑफ द सेफिनस ओपनिंग ये एंड करती है इनटू द फेमरल वेन, और इसको हम कहते हैं सेफिनोफेमरल जंक्शन। सही है। तो ये कहाँ पर हो रहा होता है? हमारी मीडियल साइड के ऊपर हमारी जो सेफिनस वेन है, ग्रेट सेफिनस वेन है, ये डायरेक्टली फेमरल वेन के अंदर एंटर होती है, इसको हम कहते हैं सेफिनोफेमरल जंक्शन। इसी तरह जो शॉर्ट सेफिनस वेन होती है लेटरल साइड के ऊपर मौजूद होती है, और ये ऊपर असेंड करती है, और मतलब काफ को क्रॉस करते हुए पॉप्लिटियल वेन को जस्ट बिहाइंड एंड अबव द नी ज्वाइन करती होती है।
सो वो हमने जो मीडियल साइड के ऊपर देखा था सेफिनोफेमरल जंक्शन होता है। सो इसी तरह हमारे पास ये पॉप्लिटियल जंक्शन भी मौजूद होता है, इसको हम कहते हैं सेफिनोपॉप्लिटियल जंक्शन, और ये हम सर्जरीज के अंदर भी हम देख रहे होंगे। सो अब एक्चुअली परफोरेटर्स होते हैं डिफरेंट ना। परफोरेटर्स आपको याद होगा कि जो डीप सिस्टम को सुपरफिशियल सिस्टम से जोड़ रहे होते हैं, मतलब जो हमारी सुपरफिशियल एंड डीप वेन्स होती हैं, दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू द परफोरेटिंग वेन्स, इनको हम परफोरेटर कहते हैं। सो कुछ परफोरेटर्स थाई के लेवल पे होते हैं, कुछ लेग्स के अंदर होते हैं, कुछ एंकल के अंदर होते हैं। सो ये डिफरेंट होते हैं, तो इनके नाम आई डोंट थिंक इज इम्पॉर्टेंट हैं, बट आप देख लें। यहाँ उसने लिखा हुआ है द परफोरेटर एट लेवल ऑफ थाई, इसको डॉड्स परफोरेटर कहते हैं, ये सेफिनस फेमरल को जोड़ा होता है। इसी तरह अपर लेग के अंदर होता है, बॉयड्स परफोरेटर कहते हैं, और एक कॉकेट परफोरेटर होता है। अच्छा ना, ये जो हमारे पास आपको याद होगा कि काफ जो हमारा मसल होता है ना, इसको हम पेरिफेरल हार्ट भी कहते होते थे। अब ये क्यों कहते होते थे कि जब भी हमारे काफ मसल रिलैक्स करते हैं, मतलब सॉरी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो वेन्स कॉम्प्रेस होती हैं और जो ब्लड है वो हार्ट की तरफ जाता है, तो इसीलिए हम इसको पेरिफेरल हार्ट कहते हैं। तो अब जो होता है ना, अब ऑब्वियसली जब वो पंप कर रहा है तो हमारे हार्ट के अंदर तो वैल्व्स लगे होते हैं, तो इसी तरह यहाँ पर भी वेनस वैल्व्स होते हैं, जो कि जो बैक फ्लो है उसको प्रिवेंट कहते हैं, इनको हम वेनस वैल्व्स कहते हैं। द यूनिट डायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड इज मेंटेन्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ द वेनस वैल्व्स। सो जो प्रेशर है वो 200 to 300 मिलीमीटर ऑफ मर्करी इंक्रीज़ कर देता है ड्यूरिंग द मसल कॉन्ट्रैक्शन। सही है। अब जब ये तो कॉन्ट्रैक्शन होगी, इस दौरान तो ब्लड चला गया हार्ट की तरफ से, लेकिन जब रिलैक्सेशन होती है तो जो ब्लड है वो फ्लो करता है फ्रॉम सुपरफिशियल वेन्स इनटू द डीप वेन थ्रू द परफोरेटर्स एंड सेफिनस ओपनिंग। सो ये आपने याद रखना है। और वेनस वैल्व जो है वो रिवर्स जो फ्लो है उसको देख रहे होते हैं। हाँ, इन जगहों पे अगर मसला आ जाए, जंक्शंस के ऊपर मसला आ जाए, परफोरेटर्स के अंदर मसला आ जाए, तो फिर हमारे पास जो डिसऑर्डर्स हैं वो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। तो यू हैव टू रिमेंबर द डीप वेनस सिस्टम एंड सुपरफिशियल सिस्टम, क्योंकि आपको याद होगा कि सर्जरी के मेथड्स के अंदर ये हमारे पास मेथड्स में भी आ रहा होता है। जस्ट रिमेंबर। सो हम ये थोड़ा सा बैकग्राउंड हो गया, तो हम वेरिकोज वेन के ऊपर स्टार्ट कर सकते हैं। सो वेरिकोज का जब भी सिनेरियो आएगा ना, तो वो ना हैवीनेस का जिक्र करेगा, हैवीनेस इन द लेग्स। ओके, समटाइम्स वो जिक्र कर सकता है कि ड्रैगिंग पेन है, या पोस्टरल डिस्कम्फर्ट है, हैवीनेस है, नाइट टाइम क्रैम्प्स हो सकते हैं। समटाइम्स हो सकता है कि थ्रेडेड वेन का वो बता दे, या फिर इचिंग का बता सकता है, समटाइम्स इचिंग भी वो बोल सकता है, या एडीमा का बता सकता है। बट मैंने जितने भी तक सिनेरियो पास पेपर में पढ़े हैं, तो हैवीनेस का ज़रूर जिक्र करता है, या फिर वो बता देता है कि टॉर्चरस वेन्स विजिबल हो रही हैं। तो जब भी ये आए तो यू हैव टू गो फॉर द वेरिकोज वेन। हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। वेरिकोज वेन आर डिफाइंड एज डायलेटेड टॉर्चरस सबक्यूटेनियस वेन्स, dilated tortuous subcutaneous veins often palpable. They are greater than 3 millimeter in diameter, mired in upright position with demonstrable reflux, reverse blood flow हो सकता है। ठीक है, तो ये tortuous subcutaneous vein है, greater than 3 millimeter इनका diameter होता है with demonstrable reflux। तो इसकी एटियोलॉजी की हम बात करते हैं, तो हमारे पास प्राइमरी वेरिकोज वेन्स हो सकती हैं और सेकेंडरी वेरिकोज वेन हो सकती हैं। जो सेकेंडरी होती हैं प्राइमरी होती हैं 95% आर बेसिकली ड्यू टू द इंक्रीज इन वेनस प्रेशर इन द सुपरफिशियल वेन्स ड्यू टू द डैमेज टू वीनस वॉल्स। ठीक है, सो जो हमारे वेनस वॉल्स है जो कि बैक फ्लो को प्रिवेंट करे थे, उनको डैमेज हो जाए, तो उस वजह से हमारे पास प्राइमरी वेरिकोज वेन आ सकता है। अब ये जो हमारे पास प्रेशर है वो इंक्रीज़ कहाँ हो रहा है? अब हमारे पास सेफिनोफेमरल जंक्शंस पे भी हो सकता है, सेफिनोपॉप्लिटियल जंक्शन पे भी हो सकता है, परफोरेटर्स के लेवल पे भी हो सकता है, तो ये कहीं पर भी हो सकता है। तो अगर हमारे पास प्राइमरी जो मसला है वेरिकोज का, उसमें हमारे वैल्व्स डैमेज हो रहे हैं। इसी तरह सेकेंडरी जो हमारे पास वेरिकोज वेन्स हैं, उनके अंदर हमारे पास वैल्व्स का मसला नहीं आता, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है सेकेंडरी। तो इसलिए हम सेकेंडरी कह रहे हैं ना, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, उस वजह से हमारे पास जो वेरिकोज हैं वो हो रही हैं। इसमें क्या हो सकता है? कोई थ्रोम्बस हो सकता है, डीप वेनस थ्रोम्बस हो सकता है, एवी मैलफॉर्मेशन हो सकती हैं, कोई मैस हो सकता है एब्डोमिनल या पेल्विक जो कि प्रेशर डाल रहा है, ओबिसिटी हो सकती है, ओसीपीज हो सकते हैं, या कोई ऐसा ऑक्यूपेशन हो सकता है। आपने देखा होगा कि जो लोग ज़्यादा खड़े रहते हैं, हैवी लिफ्टिंग करते हैं, या बहुत ज़्यादा
कंस्ट्रिक्टिंग क्लोथिंग पहनते हैं तो उनके अंदर ये बड़ा कॉमन होता है। सो एक इसका बड़ा रिस्क फैक्टर है कि लॉन्ग स्टैंडिंग जिनके होते हैं ना, समटाइम्स बताता है कि एक बंदा बहुत ज़्यादा खड़ा रहता है, सो उसको मसला हो गया। सो ये आपने याद रखना है, इटियोलॉजी प्राइमरी और सेकेंडरी। अच्छा, क्लासिफिकेशन, ये जो CEAP है ना, क्लिनिकल इटियोलॉजी एनाटमी पैथोफिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसमें जो हमारे पास क्लिनिकल क्लासिफिकेशन है ये इंपॉर्टेंट है, MCQ के हवाले से भी और SCQ आया हुआ है। सो इसके ना 6 हैं, 6C0 क्लिनिकल जो क्लासिफिकेशन है, C0 से लेके या C0 से लेके C6 तक। अच्छा, C0 होता है कि हमें कोई चीज़ विजिबल या पैल्पेबल साइंस नज़र नहीं आ रहे, वेन्स नज़र नहीं आ रहे। C1 कहते हैं जब हमारे 1 to 3 मिलीमीटर तक थ्रेड्स नज़र आ रहे हों या वेन्स नज़र आ रहे हों तो हम इसको कहते हैं कि C1 लेवल है या C1 क्लासिफिकेशन है। C2 होता है वेरिकोज वेन ग्रेटर देन 3 मिलीमीटर, तो जो क्लिनिकल इसका है ना C2 से शुरू होता है। अच्छा, C4 का मतलब है कि वेरिकोज वेन के साथ एडीमा भी है। C4 के अंदर हम कहते हैं कि स्किन चेंजेस आना शुरू हो गए हैं, पिगमेंटेशन आ रही है, एक्जिमा हो रहा है या लाइपोडर्मा स्क्लेरोसिस हो गया। अब स्किन चेंजेस क्यों आते हैं? पिगमेंटेशन हो सकती है, एक्जिमा हो सकती है। अब पिगमेंटेशन मोस्ट लाइकली ड्यू टू द हीमोसिड्रिन जो एक्यूमुलेशन की वजह से हो सकती है, और स्किन चेंजेस की वजह से भी आ सकते हैं। प्यूराइटिस एक्जिमा होता है कि अब जब भी पूलिंग ऑफ ब्लड होती है वहाँ इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज़ होते हैं, और वो जो मीडिएटर्स हैं वो फिर एक्जिमा वगैरह करा रहे होते हैं या फिर ये जो इचिंग वगैरह करा रहे होते हैं। सो यू कैन सी के C4 के अंदर स्किन चेंजेस आ रहे हैं। अच्छा, C5 के अंदर ना स्किन चेंजेस विद हील्ड अल्सरेशन होती हैं, क्योंकि जब आप फॉर एग्जांपल एक्जिमा वगैरह हो रहा है तो खारिश होगी तो अल्सर्स बनेंगे और वो फिर हील होंगे, तो C5 के अंदर हील्ड अल्सर्स होते हैं। और अगर C6 है तो उसका मतलब है स्किन चेंजेस विद एक्टिव अल्सरेशन, अगर एक्टिव अल्सरेशन चल रही है और साथ स्किन चेंजेस है, सो C6 है। C4 से C6 आर स्किन चेंजेस, अगर तो हील्ड अल्सरेशन है C5 है, अगर एक्टिव फेज चल रहा है तो C6। C0 नो विजिबल चेंजेस, C1 1 to 3 मिलीमीटर, जैसे C1 है तो 1 से 3 मिलीमीटर आप इस तरह याद कर लें। C1 में C1 to 3 मिलीमीटर्स तक वेन्स नज़र आती हैं। ग्रेटर देन 3 मिलीमीटर्स आपके पास वेरिकोज वेन होगा। C3 के अंदर एडीमा होगा, C4 के अंदर स्किन चेंजेस होंगे गोइंग ऑन। आगे जिस तरह CEAP क्लासिफिकेशन है इटियोलॉजिकल के अंदर कंजेनिटल, प्राइमरी, सेकेंडरी, नो वीनस कॉज, एनाटॉमिकल में सुपरफिशियल, परफोरेटर, डीप वेन्स। पैथोफिजियोलॉजिकल के अंदर रिफ्लक्स, ऑब्स्ट्रक्टिव रिफ्लक्स एंड ऑब्स्ट्रक्टिव, नो वीनस पैथोफिजियोलॉजी। सो लेकिन वो भी खुद कह रहा है कि प्रैक्टिकल पर्पस सिर्फ C पार्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट है। क्लिनिकल फीचर्स की हम बात करें, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, सिनेरियो के अंदर एकिंग का वो वर्ड यूज़ करता है समटाइम, या डल हैवीनेस और फुलनेस इन द लेग रिलीव्ड बाय एलिवेशन। सो ये जो हैवीनेस है ना, ये आपने याद रखनी है। अनसाइटी अपीयरेंस होता है, ऑब्वियसली जब वेरिकोज नज़र आ रही होते हैं तो इट्स नॉट अ गुड कॉस्मेटोलॉजी के अगर अकॉर्डिंगली देखें तो अच्छा कोई सीन नहीं होता, ऐसे साम नज़र आ रहे होते हैं। इसी तरह ईचिंग या थ्रॉबिंग है, स्वेलिंग हो सकती है एंकल की, रेटिकुलर या थ्रेडेड वेन्स नज़र आ सकती हैं। इसी तरह एट्रोफी ब्लांचे हो सकती है, वाइट एट्रोफिक स्किन हो सकती है, और हाइपर पिगमेंटेशन हो सकती है। कॉम्प्लिकेशंस की अगर हम बात करें तो इसके अंदर ब्लीड हो सकता है, पिगमेंटेशन हो सकती है, लाइपोडर्मा स्क्लेरोसिस, डर्मेटोस्क्लेरोसिस हो सकता है, एक्जिमा हो सकता है, अल्सरेशन हो सकती है। तो दीज आर द कॉम्प्लिकेशन। एक दफ़ा क्वेश्चन बल्कि आया हुआ है कि आप उसने डायग्नोसिस के लिए पूछा है कि वेरिकोज वेन्स का, और उसने कहा है कि साइन एंड सिम्टम्स बताएं, मतलब सिनेरियो के अंदर उसने दिया है तो उसने आगे सवाल किया हुआ है कि व्हाट आर द अदर कॉमन साइंस दैट आर फाउंड इन द वेरिकोज वेन। सो उसके अंदर आप लिख सकते हैं हैवीनेस, नॉक्टर्नल क्रैम्प्स, प्यूराइटिस, एक्जिमा, पिगमेंटेशन। अभी कॉम्प्लिकेशन और जो सिम्टम्स हैं इनको मिक्स करके आप लिख सकते हैं। तो उसके अंदर वो पास पेपर के अंदर उसने नॉक्टर्नल क्रैम्प्स लिखे हुए थे, प्यूराइटिस, पीडल एडिमा, डर्माटाइटिस, अल्सरेशन, एक्जिमा, ब्लीडिंग, और सेफना वेरिक्स। सेफना वेरिक्स होता है कि डायलिटेशन ऑफ वेन्स एट द सेफनोफेमरल जंक्शन, वहाँ पर एक ना लोकल डायलिटेशन बन जाती है, तो वो भी इसकी एक कॉम्प्लिकेशन है, सेफना वेरिक्स, VARIX। अच्छा, तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस के अंदर हमारे पास हिस्ट्री एग्जामिनेशन सबसे पहले है। सो एक क्वेश्चन आता है कि आप बताएं कि क्लिनिकल टेस्ट जो कि हम वेरिकोज वेन के अंदर करते हैं, हिस्ट्री के अंदर आपने पूछ लेना कोई ट्रॉमा तो नहीं है, DVT और ऑक्यूपेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो लोग खड़ा होते हैं ज़्यादा वो फिर उनके अंदर ये बड़ा कॉमन है वेरिकोज वेन। तो एग्जामिनेशन एक सवाल भी आता है कि कौन से क्लिनिकल ऐसे साइन हैं जो कि आप
परफॉर्म करा सकते हैं। अब आपने अपनी सर्जरी के अंदर देखा होगा, अपन जिन्होंने वार्ड्स अटेंड किए हैं या आगे ऑस्पी के अंदर भी आएंगे, तो ट्रेंडेलेनबर्ग्स टेस्ट होते हैं और टॉनी के टेस्ट होते हैं। ये परफोरेटर्स के लिए हम करते हैं। आपने देखा होगा हम डिफरेंट लेवल्स के ऊपर टॉनी के बांधते हैं और फिर उसको 1 बाय 1 खोलते हैं। इसी तरह पर्थीज एक टेस्ट होता था जिसके अंदर हम पेशेंट को चलाते होते थे, वो डीप वेन्स के लिए हम कराते होते हैं। इसके अलावा जो टेस्ट हैं, फेगान टेस्ट करवाते होते थे हम परफोरेटर्स के लिए। श्वार्ट्स टेस्ट होता है, प्रैट्स टेस्ट होता है, मॉरिसेस कफ इम्प्लेक्स होता है। तो यहाँ पर ट्रेंडेलेनबर्ग, टॉर्निके और पार्सिस लिखा हुआ है, बाकी आप लिख लें। फेगान्स टेस्ट FEGAN, फेगान्स टेस्ट, श्वार्ट्स SCHWARTZ श्वार्ट्स टेस्ट, प्रैट्स टेस्ट PRATTS प्रैट्स टेस्ट, और मॉरिसेस कफ MORRISSEY कफ इम्प्लक्स इम्पल्स टेस्ट, सॉरी। सो ये आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद एग्जामिनेशन के अंदर ये हो गया हमारे पास। इसके बाद क्या होगा, हमारे पास इन्वेस्टिगेशंस आ रही हैं। तो इन्वेस्टिगेशन हम कौन कौन सी करा सकते हैं? ऑब्वियसली आप देखें, वेरिकोज वेन है या वेसल्स का मसला है, तो हमारे पास जो भी गोल्ड स्टैंडर्ड यहाँ पर आएगी तो वो इन्वेस्टिगेशन, उसके अंदर हमारे पास डुप्लेक्स अल्ट्रासाउंड इमेजिंग आएगी। तो डॉपलर भी करा सकते हैं, डुप्लेक्स भी करा सकते हैं, और इसके अंदर ना वीनोग्राफी कराई जाती है। सो वीनोग्राफी के अंदर हम एक कॉन्ट्रास्ट डालते हैं और उसके बाद हम कंटिन्यूस एक्सरेज लेते हैं। तो ये हमारे पास वीनोग्राफी के अंदर असेंडिंग इंट्रावीनस वीनोग्राफी भी आ सकती है या फिर मैग्नेटिक रेजोनेंस वीनोग्राफी भी आ सकती है, और MRI वगैरह भी करा सकते हैं, मतलब MR मतलब मैग्नेटिक रेजोनेंस वीनोग्राफी। सो आपने ये याद रखना है इन्वेस्टिगेशंस के अंदर कि हम करा सकते हैं डुप्लेक्स अल्ट्रासाउंड, ये हमारे पास इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होती है। और स्टैंडर्ड हम डॉपलर भी करा सकते हैं, डॉपलर शायद नहीं लिखा हुआ, आप बेशक लिख लें। MR वीनोग्राफी करा सकते हैं, असेंडिंग इंट्रावीनस वीनोग्राफी करा सकते हैं, और इंट्रावीनस अल्ट्रासाउंड भी करा सकते हैं। वैसे MRI भी करा सकते हैं। यू कैन राइट एक्स्ट्रा जो लिखी हुई हैं, वरना ये वाली भी काफ़ी हैं। अब मैनेजमेंट के अंदर आप देख लें, मैनेजमेंट के अंदर हमने इसको कैसे करना है। अगर तो एसिम्प्टोमेटिक है फिर तो हमने इसको कोई ख़ास चेंज नहीं करना, रीअश्योर करें और लाइफस्टाइल चेंजिंग्स के अंदर जा सकते हैं। कंजर्वेटिव थेरेपी हम बता सकते हैं उसके अंदर। सो अभी हम शुरू करते हैं। तो इसके अंदर ना हमने हेडिंग्स अब यहाँ पर लिखा हुआ है, अच्छा लिखा हुआ है बुक के अंदर, लेकिन पास पेपर के अंदर ना उसने थोड़ा सा ज़्यादा ऑर्गेनाइज करके लिखा हुआ है। सो मेरा ख्याल है हम अगर उस तरह लिखेंगे तो वो ज़रा ज़्यादा अच्छा है, और वो थोड़ा सा लिखा हुआ भी ज़्यादा हुआ। तो मैं आपको पॉइंट्स बताता रहता हूँ, आप ये भी लिख सकते हैं, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसने यहाँ पर थोड़े ऑप्शंस कम लिखे हुए हैं। सो सबसे पहले ना आपने इसको डिवाइड कर लेना है कि हम यहाँ पर इसने ग्रेजुएटेड कंप्रेसिंग स्टॉकिंग्स लिखे हुए हैं, यहाँ पर आप ऊपर बेशक लिख लें कंजर्वेटिव थेरेपी करेंगे सबसे पहले हम। उसके बाद हम एंडोथर्मल एब्लेशन करेंगे, फिर नॉन एंडोथर्मल एब्लेशन है, फिर ओपन सर्जरीज हैं, और एडजंक्टिव थेरेपीज़ हैं। ये सारा कुछ लिखा हुआ है, जस्ट हमने ना हेडिंग्स बनानी है। अच्छा, कंजर्वेटिव थेरेपी में सबसे पहले हमारे पास ग्रेजुएटेड कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ये हमने देनी होती है। मतलब स्टॉकिंग्स हम दे देते हैं ना, तो वो प्रेशर इंक्रीज़ करता है, तो जो है फ्लो वापस की तरफ जाता है। ये हमारे पास नी लेंथ भी होती हैं और थाई लेंथ भी होती हैं। सो ग्रेजुएटेड कंप्रेशन स्टॉकिंग लिख लें। उसके नीचे आप लिख सकते हैं एलिवेशन ऑफ लिम्स, ये हम करते होते हैं। इसी तरह इलास्टिक बैंडेजेस हम डाला करते हैं, इलास्टिक क्रैपे बैंडेजेस, CREP, इलास्टिक क्रैपे बैंडेजेस, एलिवेशन ऑफ लिम्ब। इसी तरह ऊना बूट्स, ये स्पेसिफिक बूट्स होते हैं जो कि इसके लिए होते हैं, UNNA ऊना बूट्स। इसी तरह न्यूमैटिक कंप्रेशन, ये भी हम कर सकते हैं, ये हम DVT के अंदर भी करते होते हैं। इसी तरह स्टॉकिंग्स हमने जिक्र कर लिया। सो कंजर्वेटिव थेरेपी, इसको मैं फिर रिपीट भी कराता हूँ, ये आप लिख लें। तो कंजर्वेटिव थेरेपी में हमने ये करना है। सेकंड हमारे पास जो है ना एंडोथर्मल एब्लेशन या एंडोवेनस थेरेपी, यहाँ पर बुक के अंदर लिखा हुआ है। सो दैट्स गुड। एंडोथर्मल एब्लेशन के अंदर हमारे पास 2 टेक्निक्स आ जाती हैं। यहाँ पर आपको लिखी 3 टेक्निक्स नज़र आ रही होंगी। तो एंडोवेनस लेज़र एब्लेशन EVLA और रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन, ये एंडोथर्मल एब्लेशन के अंदर आती हैं, और ये हमारी जो है ना गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट होती है। सो ये आपके पास 2 टेक्निक इसके अंदर आ जाती हैं। अच्छा, इसके अंदर जो एंडोवेस्कुलर लेज़र एब्लेशन होती है, ये हम एक लेज़र फाइबर इंसर्ट करते हैं ल्यूमन ऑफ द वेन, और फिर हम थर्मल एब्लेशन कर देते होते हैं। और जो EVLA होता है, इसको हम जंक्शनल और ट्रंकल इनकॉम्पिटेंस को ट्रीट करने के लिए करते हैं। इसी तरह रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन है, RFA, और ये सिमिलर ही है, बट इसके अंदर बायपोलर कैथेटर हम डालते हैं, जिससे हम थर्मल एनर्जी जनरेट करते हैं।
और इसका टेम्परेचर 85 से 120 डिग्री होता है। बस आप नाम याद रख लें, दैट्स सफिशेंट। तो ये हमारे पास दूसरी हेडिंग हो जाती है। अच्छा, अब हमारे पास नॉन एंडोथर्मल एब्लेशन में के अंदर ना 3 टेक्निक्स आती हैं। एक तो नंबर 1 वाली अल्ट्रासाउंड गाइडेड फोम स्क्लेरोथेरेपी, या आप लिख सकते हैं इसके अंदर हम क्या कहते हैं, स्क्लेरोजिंग एजेंट हम डालते हैं, सोडियम टेट्राडेकाइल सल्फेट जो वेन के अंदर, सुपरफिशियल वेन के अंदर, सो हम उसको स्क्लेरोज कर देते हैं। तो होता क्या है, थ्रोम्बोसिस हो जाता है, उधर फाइब्रोसिस हो जाता है, ऑब्लिट्रेशन हो सकती है। उसके बाद हम ना कैथेटर डायरेक्टेड स्क्लेरोथेरेपी भी कर सकते हैं, कैथेटर से स्क्लेरोथेरेपी कर सकते हैं। और इसी तरह हम एंडोवेनस जो ग्लू है वो भी यूज़ कर सकते हैं। सो नॉन जो हमारे पास थर्मल ऑप्शंस है ना, या एब्लेशंस है, उसके अंदर हमारे पास 3 ऑप्शंस है। अल्ट्रासाउंड गाइडेड स्क्लेरोथेरेपी कर सकते हैं हम, कैथेटर डायरेक्टेड स्क्लेरोथेरेपी कर सकते हैं, एंडोवेनस ग्लू डाल सकते हैं। सर्जरी ऑप्शंस यहाँ पर लिखे हुए हैं ऑलरेडी। तो सर्जिकल जो ऑप्शंस है ना हमारे, उसके अंदर सेफनोफेमरल जंक्शन लाइगेशन होती है, सेफनोपॉप्लिटियल जंक्शन लाइगेशन होती है, और ये जो आखिरी 2 है ना, ये एडजंक्टिव थेरेपीज़ हैं। ओके, सो ये परफोरेटर लाइगेशन हो सकती है, और रिमूविंग सुपरफिशियल वायरसेस बाय फ्लेबेक्टोमीज या फ्लेबेक्टमीज, जैसे आप इसको प्रोनाउंस करना चाहें। तो ये भी सर्जिकल ऑप्शंस हो सकते हैं। तो ये हमारे पास सारा हो गया। अच्छा, सर्जरी के अंदर जो है ना हमारे पास जो वेरियस जंक्शंस हैं उनको हम लाइगेट करते हैं। अब सेफनोफेमरल जंक्शन जो लाइगेशन के अंदर क्या होता है कि जो हमारा अब जो सेफनस ग्रेट सेफनस वेन है ऑन द मीडियल एंड ऑफ मतलब मीडियल साइड पे हो रही होती है ना, तो एक हम ट्रांसवर्स इंसिजन देते हैं जस्ट बिलो द इनग्वाइनल लिगामेंट। जो लॉन्ग सेफनस वेन होती है उसको हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं और इसको लाइगेट कर देते हैं। और जहाँ पर इसने ड्रेन करना होता है ना फेमरल वेन के अंदर, जो इसकी तमाम ट्राइब्यूटरीज होती हैं, ब्रांचेस होती हैं, उनको भी हम डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर फिगर में सुपरफिशियल गैस्ट्रिक आर्टरी है, उसको हमने लाइगेट कर दिया, यहाँ पर आपको फिगर के अंदर नज़र आ रहा होगा। इसी तरह सुपरफिशियल एक्सटर्नल पोडेंडल वेन है मीडियल साइड पे, उसको हमने कर दिया लाइगेट। इस तरह लेटरली सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियक वेन है, इसको हमने लाइगेट कर दिया। तो हमने ना बेसिकली एक तो हमने वेन को भी लाइगेट कर दिया, और जस्ट बिफोर एंटरिंग द फेमरल वेन उसकी ट्राइब्यूटरीज को भी कर लिया। तो इस दौरान जो है ना हमने ये ख्याल रखना होता है कि हमने इसकी जो स्ट्रिपिंग करनी है ये बिलो द एंकल हमने नहीं जाना, ठीक है, या टू द एंकल नहीं जाना, जस्ट हमने इसको ऊपर तक ही लेना है, जस्ट बिलो द नी लेवल, बस ज़्यादा आगे आपने नहीं जाना, क्योंकि हमारी जो सेफनस नर्व इंजरी हो सकती है इन सेफनोफेमरल जंक्शन लाइगेशन। इसी तरह अगर हम सेफनोपॉप्लिटियल जंक्शन की लाइगेशन कर रहे हैं तो वहाँ पर सूरल नर्व होती है, सही है। तो इसके अंदर हमने देखना है कि शॉर्ट सेफनस वेन को भी हमने ज़्यादा जो है ना स्ट्रिपिंग नहीं करनी, क्योंकि रिस्क होता है सूरल नर्व की इंजरी का। ये दोनों सेंसरी नर्व्स होती हैं, ठीक है। इसी तरह परफोरेटर लाइगेशन कर सकते हैं, ये फिर हम सब फिश जो है ना फेशियली कर रहे होते हैं। इसी तरह फ्लेबेक्टमी कर सकते हैं, और इसके अंदर हम स्टैब इंसिजन्स या करते हैं। सो ये काफ़ी ज़्यादा डिटेल हो जाती है, बट मेरा नहीं ख्याल आपको याद करने की ज़रूरत है। पास पेपर के अंदर भी जस्ट उन्होंने हेडिंग्स लिखी हुई हैं, तो मैं इसका जो ट्रीटमेंट है वो आपको रिपीट कर देता हूँ। डीवीटी के अंदर सबसे पहले हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करते हैं, इलास्टिक स्टॉकिंग इस्तेमाल कर सकते हैं, हम जो लेग्स हैं उनको एलिवेट कर सकते हैं। इसके अलावा हम यूज़ कर सकते हैं, हाँ जी, बूट स्पेसिफिकली ऊना बूट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, क्रैपे बैंडेजेस इस्तेमाल कर सकते हैं, न्यूमेटिक कंप्रेशन कर सकते हैं। ये हमारी पहली हेडिंग थी। उसके बाद हमारे पास थर्मल एब्लेशंस आ जाती हैं, एंडोथर्मल एब्लेशन, ये गोल्ड स्टैंडर्ड है। इसके अंदर 2 टेक्निक्स हमारे पास आ रही हैं, एक तो रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन और एंडोवेस्कुलर लेज़र एब्लेशन। फिर हमारे पास नॉन थर्मल या नॉन एंडोथर्मल एब्लेशन है, उसके अंदर हमारे पास अल्ट्रासाउंड गाइडेड स्क्लेरोथेरेपी है, उसके साथ हमारे पास कैथेटर डायरेक्टेड स्क्लेरोथेरेपी है, एंडोवेनस ग्लू है। उसके बाद सर्जरीज़ के अंदर हमारे पास मेजर सर्जरीज़ के अंदर 2 ऑप्शन हैं, सेफनोफेमरल जंक्शन लाइगेशन और सेफनोपॉप्लिटियल जंक्शन लाइगेशन, और एडजंक्टिव सर्जरीज़ के अंदर परफोरेटर लाइगेशन और रिमूविंग द सुपरफिशियल वायरसेस और फ्लेबेक्टमीज। सो ये आप देख सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन क्या होती है वेरिकोज सर्जरी की, एक तो हमने नर्व्स की बात की थी, सूरल नर्व इन द सेफनोपॉप्लिटियल और सेफनस नर्व इन द सेफनोफेमरल जंक्शन। सो उस केस के अंदर हमारे पास ये जो दोनों सेंसरी नर्व्स हैं ये डैमेज हो सकती हैं। इसी तरह एक और नर्व जो मोटर नर्व होती है, पेरोनियल नर्व, कॉमन पेरोनियल नर्व, वो डैमेज हो सकती है। इसी तरह ब्रूजिंग डिस्कम्फर्ट हो सकता है, वीनस थ्रोम्बोसिस हो सकती हैं।
सो ये हो सकता है इसकी जो है ना कॉम्प्लिकेशंस के अंदर। तो यहाँ पर हमारा जो डीवीटी का टॉपिक है ना ये कंप्लीट हो जाता है। नीचे उसने लिखा हुआ है सेफना वेरिक्स, अ प्रोमिनेंट डायलिटेशन ऑफ वेन्स एट सेफनोफेमरल जंक्शन इज कॉल्ड सेफना वेरिक्स। ये हमने उसके अंदर बात की थी साइंस के अंदर। बाकी आगे इसने सुपरफिशियल थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस लिखा हुआ है, ई थ्रोम्बोसिस लिखा हुआ है। अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना वो डीप वेन थ्रोम्बोसिस है। सो मैं चेक कर लेता हूँ कोई चीज़ रह ना गई हो इसके अंदर डीवीटी के अंदर, सॉरी वेरिकोज वेन के अंदर। हाँ जी वेरिकोज वेन, इसका सिनेरियो बड़ा वो टिपिकल सा आता है कि मैं आपको एक रीड करके बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल, a 25-year-old female present with heaviness in her right lower limb after working in kitchen from long standing hours. Physical examination पर dilated tortuous veins हैं on the medial side. So बताएं क्या है। तो आप देखें heaviness फील हो रही है और साथ ना खुद बताते हैं कि वर्किंग आवर्स लॉन्ग हैं। और बाकी इसका इतना मुश्किल सिनेरियो नहीं आता। और इसी तरह एक उसने है a guard has presented with tortuous soft prominence from above knee। अब देखें गार्ड है तो उसने खड़े रहना होता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलें आगे चलते हैं। इसका अब हम डीवीटी को डिस्कस कर लेते हैं। तो डीवीटी जब भी वो देगा ना तो या तो वो किसी सर्जरी का जिक्र करेगा, सही है। पोस्ट ऑप केसेस के अंदर डीवीटी बहुत ज़्यादा कॉमन है, बेड रिडन केस होगा और ज़्यादातर यूनिलैटरल लेग स्वेलिंग होगी, पेन होगी, टेम्परेचर हो सकता है, डायलिटेशन हो सकता है, ठीक है। So deep vein thrombosis, the term thrombosis refers to the formation from constitutive bloods of an abnormal mass within the vascular system of a living animal। तो thrombosis का उसने बताया हुआ है। अच्छा आगे ना प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स लिखे हुए हैं। तो ये ऐसे क्यों आता है कि प्री डिस्पोजिंग फैक्टर या रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, तो इसको हम कहते हैं कि जो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डीवीटी कैन बी एक्सप्लेन बाय द विर्चुअस ट्रायड। ये विर्चुअस ट्रायड के अंदर ना तीन चीज़ें होती हैं, हाइपर कोआगुलेबिलिटी, डायरेक्ट वेसल इंजरी और ब्लड स्टेसिस। सो ये जो कंडीशंस है ना ये प्रमोट कर रही होती हैं थ्रोम्बोसिस को। अच्छा अब हाइपर कोएगुलेबिलिटी हो रही होती है, ये क्यों हो रही होती है? इंक्रीज कोएगुलेशन, ठीक है, ड्यू टू द प्रोथ्रोम्बिन म्यूटेशन। और डिक्रीज्ड, अब क्यों आपके पास एक कोएगुलेशन हमारी बॉडी के अंदर क्यों इंक्रीज़ करती है? या तो हमारे पास वो फैक्टर्स जो कि कोएगुलेशन को इंक्रीज़ करते हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं, या लाइक प्रोथ्रोम्बिन म्यूटेशन हो सकती है, या जो एंटी कोएगुलेंट्स हैं हमारी बॉडी के अंदर वो डिक्रीज़ कर रहे हैं। हमारे पास कौन से मेजर एंटी कोएगुलेंट्स होते हैं? लाइक प्रोटीन सी होता है, प्रोटीन एस होता है, एंटी थ्रोम्बिन होता है, एंटी थ्रोम्बिन 3 फैक्टर 5 होता है। इसी तरह या फिर आपने कोई एक्सोजेनस एडमिनिस्ट्रेशन कर दी है क्लॉटिंग फैक्टर्स की, या कोई मेलिग्नेंसी हो सकती है, तो हाइपर कोएगुलेबिलिटी के अंदर ये आ सकता है। अच्छा इसी तरह डायरेक्ट वेसल डैमेज भी हो सकता है, सर्जरी हो गई, ट्रॉमा हो गया, या कोई कैथेटर हो गया। अब ब्लड स्टेसिस, जहाँ पर ब्लड खड़ा रहेगा तो वहाँ पर चांसेस हैं कि थ्रोम्बोसिस हो जाए। सो स्टेसिस फॉर एग्जांपल कोई प्रोलॉन्ग्ड हॉस्पिटलाइजेशन है, पोस्ट ऑप केसेस हैं, या प्रेगनेंसी हो सकती है, लिम्ब पैरालिसिस हो सकता है, या राइट हार्ट फेलियर है, ओबेसिटी है, या कोई फ़्लाइट में बहुत ज़्यादा बैठे रह रहे हैं, सही है, एक ही पोस्चर के अंदर। इसलिए इस कहते हैं ना पोस्ट ऑप केसेस के अंदर बहुत ज़्यादा होता है। और अक्सर स्पेसिफिक किस्म की कुशनिंग भी डाली जाती है जो पेशेंट्स होते हैं। सो यू हैव टू रिमेंबर कि विर्चुअस ट्रायड के अंदर डायरेक्ट वेसल इंजरी है, हाइपर कोएगुलेशन हो सकती है और ब्लड स्टेसिस हो सकता है। तो ये ऐसे क्यों आपका कवर हो जाता है। क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं, वही क्या हो सकता है डीवीटी के अंदर, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। सो लेग स्वेलिंग हो सकती है, पेन हो सकता है, एरिथीमा। डीवीटी के अंदर हमेशा वो स्वेलिंग रेडनेस का जिक्र करेगा, काफ टेंडरनेस का जिक्र करेगा, सही है। सो ये आपने देखना है कि अगर सुपरफिशियल वेन के साथ वो स्वेलिंग, पेन, एरिथीमा का दे रहा है तो आपने इसको देख लेना है काफ टेंडरनेस के साथ कि ये डीवीटी है। अच्छा इसके आगे ना इसने एक टर्म दी हुई है वीनस गैंग्रीन। जब डीवीटी के साथ उसके कोलैटरल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं ना तो जो लेग है वो स्वोलन सायानोज हो जाती है, इसको हम कहते हैं फ्लेगमेजिया सेरुलिया डॉलेंस, ब्लू लेग भी कहते हैं। और जब डीवीटी माइक्रो सर्कुलेशन तक एक्सटेंड कर देती है और आर्टीरियल इनफ्लो भी स्वोलन हो जाता है तो इसको हम कहते हैं फ्लेगमेजिया एल्बा डॉलेंस या वाइट लेग। सो फ्लेगमेजिया सेरुलिया डॉलेंस मीन्स ब्लू लेग एंड एल्बा मीन्स वाइट लेग। सो ये इसके अंदर ना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है।
अच्छा, आगे इसने डिफरेंशियल डायग्नोसिस दिए हुए हैं, जो ऊपर टेस्ट लिखे हुए हैं दे आर नॉट मच इंपॉर्टेंट, आजकल लिंक कराए जाते हैं। डिफरेंशियल डायग्नोसिस के अंदर डीवीटी के अंदर हम देख सकते हैं काफ मसल हीमाटोमा है, कुछ सेलुलाइटिस हो सकता है, रप्चर्ड बेकर सिस्ट एंड रप्चर ऑफ प्लांटर टेंडन, तो ये तमाम चीज़ें हैं। इन्वेस्टिगेशंस आर वेरी मच सिमिलर टू द वेरिकोज। तो हमारे पास जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपके पास ड्यूप्लेक्स स्कैन ही है, कलर फ्लोर ड्यूप्लेक्स हमारे पास इज़ द अल्ट्रासोनोग्राफी, इसको हमने करवाना है। इसके अलावा हमारे पास वीनोग्राफी करा सकते हैं, असेंडिंग वीनोग्राफी करा सकते हैं, एमआर और सीटो वीनोग्राफी भी करा सकते हैं, और इसके अलावा हम क्या करा सकते हैं, सीटी पल्मोनरी एंजियोग्राफी भी हम कराते होते हैं। अच्छा, इसके अंदर ना पल्मोनरी एम्बोलिज्म का चांस होता है और हमने इसको प्रिवेंट करना होता है, सो इसके अंदर इसलिए हम सीटी पल्मोनरी एंजियोग्राफी भी करते हैं। बाकी डुप्लेक्स अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग इज़ द हमारे पास इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। बाकी एमआर वीनोग्राफी, असेंडिंग वीनोग्राफी, कंप्रेशन अल्ट्रासाउंड, ये भी आप करा सकते हैं, सो ये आपने याद रखना है। अच्छा, इसके अंदर ट्रीटमेंट अब हम कैसे करेंगे, तो हमारे पास कुछ जर्नल मेजर्स हो सकते हैं, फिर हमारे पास एंटीकोगुलेशन थेरेपी होती है, और फिर हमारे पास कुछ सर्जिकल हमारे पास मैनेजमेंट हो सकती है। सो जर्नल मेजर्स के अंदर हम क्या करेंगे, डीवीटी हुआ हुआ है तो बेड रेस्ट करेंगे, ताकि तब तक हमारी ट्रीटमेंट रिकवर नहीं होगी या हमारी ट्रीटमेंट मुकम्मल नहीं होगी, तब तक हम उसको कहेंगे कि आप बेड रेस्ट करें टिल द कंप्लीशन ऑफ एंटीकोगुलेशन। इसके अलावा जो हमारे पास एलिवेशन ऑफ बेड हम कर सकते हैं बाय 15 डिग्री एंड फिजियोथेरेपी, ये आप जर्नल मेजर्स लिख लीजिएगा। मेडिकल ट्रीटमेंट सिंपल है, हमने इसके अंदर ना एंटीकोगुलेशन थेरेपी देनी होती है। उसके अंदर हम क्या दे सकते हैं, अनफ्रैक्शनड हेपरिन पहले हम दिया करते थे, लेकिन अब लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन दिया करते हैं, लेकिन स्टिल ये ओल्डर टेक्निक है। आजकल न्यू ड्रग्स हैं, आपने पढ़ा होगा मेडिसिन के अंदर, तो वो हम देते होते हैं, वो आप लिख लीजिएगा। और न्यू ड्रग्स के अंदर डैबिगैट्रिन और रिवोरॉक्साबैन, ठीक है, रिवोरॉक्साबैन, डैबिगैट्रिन, इपैक्साबैन, ये न्यू ड्रग्स हैं। ओल्ड ड्रग्स के अंदर हम लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन अभी भी हम यूज़ करते हैं, और अनफ्रैक्शनेटेड जो हेपरिन है इसको हम बिल्कुल यूज़ नहीं करते। लेकिन ये आप बात याद रखिएगा, जो लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन है ना, ये किडनी फेलियर के पेशेंट्स को हम नहीं दे रहे होते। सो इसमें हम करते क्या हैं कि हेपरिन को हम इनिशियली वारफेरिन के साथ देते होते हैं, और फिर हम बाद में इसको जो है ना वो टेपर ऑफ करते होते हैं। जो हेपरिन है उसको हम एपीटीटी से मेजर किया करते थे, और जो वारफेरिन है उसको हम आईएनआर से मेजर करते होते हैं। सो ये ड्यूरेशन ऑफ एंटीकोगुलेशन थेरेपी है, ये आप देख लें कि अगर तो पहली दफ़ा हमारे पास वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिटिक या थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हुआ है या इवेंट हुआ है विद रिवर्सिबल रिस्क फैक्टर, तो हम 3 से 6 महीने तक हम इसको देते होते हैं। अगर पहली दफ़ा इडियोपैथिक हमारे पास वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हुआ है तो फिर हम 6 महीने तक देते होते हैं, ग्रेटर देन 6 मंथ्स। और रिकरेंट अगर हमारे पास इवेंट हुआ है, या फिर पहला इवेंट है ऐसे पेशेंट के अंदर जिसके पास इरिवर्सिबल रिस्क फैक्टर है लाइक कैंसर, तो फिर हम इसको लाइफ टाइम देते होते हैं, या 12 मंथ्स टू लाइफ मंथ है। तो इसमें आपने देख लेना है कि अगर तो इडियोपैथिक है ग्रेटर देन 6 मंथ, अगर फर्स्ट इवेंट है विद रिवर्सिबल रिस्क फैक्टर्स लाइक इमोबलाइजेशन या एस्ट्रोजन यूज़ या सर्जरी ट्रॉमा, तो फिर 3 से 6 महीने, और अगर रिकरेंट है तो 12 से महीने से लेके लाइफ टाइम तक। सो ये हमारे पास मेडिकल ट्रीटमेंट। इसके साथ हम ना हेपरिन और ये जो न्यू ड्रग्स के अलॉन्ग हम थ्रोम्बोलाइसिस भी कर सकते हैं। थ्रोम्बोलाइसिस हम कैसे करते हैं, स्ट्रेप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज और टीपीए के साथ टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। सो ये हम कैथेटर जो है वो इंट्रोड्यूस करते हैं इनटू द वेन अंडर द फ्लोरोस्कोपिक गाइडेंस, और हम इसको इन्फ्यूज़ करते होते हैं। सर्जिकल के अंदर हमारे पास जो है ना सर्जिकल थ्रोम्बेक्टमी कर सकते हैं, सही है, और ये हम ज़्यादातर इलियोफेमरल डीवीटी के अंदर कर रहे होते हैं। इसी तरह वीनस स्टेंटिंग भी हम कर सकते हैं। सो इलियक वेन स्टेनोसिस के अंदर हम वीनस स्टेंटिंग भी कर सकते होते हैं। और एक इसके अंदर चीज़ आती है इन्फीरियर केवल फिल्टर्स। सो पल्मोनरी एम्बोलाइजेशन जो है ना वो एंटीकोगुलेशन थेरेपी के बावजूद भी हो जाया करती है, इसकी कॉम्प्लिकेशन है। सो हम ना इन्फीरियर वेना केवा फिल्टर्स लगा देते हैं जो कि फिर लार्ज थ्रोम्बाई को जो है ना वो रोक देते होते हैं। सो ये आपने बात याद रखनी है। तो इसको हम रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने जर्नल मेजर्स के अंदर देना है कि बेड रेस्ट देना है जब तक कि हमारी एंटीकोगुलेशन थेरेपी चल रही है। फिर एलिवेशन ऑफ बेड बाय 15 डिग्री फिजियोथेरेपी दे सकते हैं। मेडिकल थेरेपी के अंदर हम एंटीकोगुलेशन थेरेपी के अंदर लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन इस्तेमाल करते हैं। अनफ्रैक्शन जो है हेपरिन पहले इस्तेमाल किया जाता था। न्यू ड्रग्स मैंने आपको लिखवाए हैं, डैबिगैट्रिन एंड रिवोरॉक्साबैन, ये आप दे सकते हैं।
और थ्रोम्बोलाइसिस कर सकते हैं टीपीएस, स्ट्रेप्टोकाइनेस, यूरोकाइनेस के साथ। और सर्जरी के अंदर हमारे पास सर्जिकल थ्रोम्बेक्टमी है और वीनस स्टेंटिंग है। और उसके साथ प्रिवेंशन ऑफ पल्मोनरी एम्बोलाइजेशन के लिए इंफीरियर वेनल जो वेना कैवा फिल्टर्स हैं वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। और इसके अंदर एक और क्वेश्चन आया हुआ है कि डीवीटी प्रोफाइलैक्सिस या प्रिवेंशन आप कैसे करते हैं। अगले पेज के ऊपर आप देखेंगे तो इसके अंदर ना 3 मेथड्स होते हैं। सबसे पास हमारे पास मैकेनिकल मेथड होता है, फिर फार्माकोलॉजिकल मेथड होता है, और एक हम पैसिवली हम कर सकते हैं। सो मैकेनिकल मेथड के अंदर हम कंप्रेशन स्टॉकिंग यूज़ करते हैं, न्यूमेटिक कंप्रेशन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो जिस तरह हमने डीवीटी के अंदर देखा था कि कंप्रेशंस हम इस्तेमाल करते होते हैं, इसी तरह न्यूमेटिक कंप्रेशन भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फार्माकोलॉजी में आप लो मॉलिक्यूलर वेट हैपरिन वगैरह दे सकते हैं, या अनफ्रैक्शनड हैपरिन इस्तेमाल की जाती थी, बट लो मॉलिक्यूलर हैपरिन इज़ अ गुड ऑप्शन। और तीसरी चीज़ आप क्या कर सकते हैं, पैसिव या एक्टिव एक्सरसाइज की तरफ जा सकते हैं। सो ये आपने चीज़ें 3 याद रखनी हैं जो इसकी ना प्रिवेंशन के अंदर हैं। सो उसने सवाल पूछा हुआ है कि प्रिवेंशन बताएं, या अगर वो ये भी पूछ लेता है कि डीवीटी प्रोफाइलैक्सिस तो नहीं है, ये इसकी प्रिवेंशन है। सो ये आप ये 3 पॉइंट्स लिख सकते हैं। अच्छा, और कॉम्प्लिकेशंस एक दफ़ा उसने पूछी हुई हैं कि कॉम्प्लिकेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है, इसी तरह वेरिकोज वेन हो सकती है, और क्रॉनिक वीनस इनसफिशिएंसी हो सकती है। और अच्छा, इसका ना सिनेरियो इस तरह करके आता होता है कि अ 550 year ओबीज वुमेन अंडरवेंट टोटल हिस्टेक्टमी, एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी। सो उसके बाद उसे पेनफुल स्वेलिंग डेवलप होगी काफ पर, और काफ टेंडर है, तो आप बताएं क्या है, तो डीवीटी होगा। इसी तरह एक आया हुआ है कि 65 year old ओबीज वुमेन अंडरगो लेप्रोटमी, और सेकेंड पोस्ट ऑफ डे पर उसे ना स्वेलिंग थी और टेंडरनेस थी ऑन कंप्रेशन ऑफ काफ एरिया। तो जैसे स्वेलिंग भी है और टेंडर काफ है, तो आप उन्हें बता देना इसको भी डीवीटी है। उसको प्रिवेंट कैसे किया, मैंने आपको भी बताया कि मैकेनिकल, फार्माकोलॉजिकल या एक्सरसाइज कर सकते हैं, और मैनेजमेंट कैसे है ये मैंने आपको बता दिया। हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 26 लिम्फेटिक डिसऑर्डर। इसके अंदर से 2 इम्पॉर्टेंट हैं, लिम्फेडीमा एंड फिलेरियासिस। इसके अलावा कोई टॉपिक जो है वो किसी गाइड के अंदर लिखा हुआ भी नहीं था, एंड नॉर वॉज इट प्रेजेंट इन द पास्ट पेपर्स। तो हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। सब लिम्फेटिक डिसऑर्डर्स के अंदर सबसे पहले हम देखें लिम्फ बनता कैसे है। सो अब देखते हैं कि आप को पता ही होगा कि इंटरस्टिशियल जो फ्लूइड है ये हमारे आर्टीरियल एंड ऑफ कैपिलरीज पे फॉर्म होता है ड्यू टू द इंक्रीज़ इन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, और ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है ये फिर वेन्यूलर एंड ऑफ कैपिलरीज के ऊपर ड्रेन होता है। लेकिन कुछ जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है जो कि रिच इन प्रोटीन एंड अदर मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये एक सेपरेट चैनल्स जिनको हम लिम्फेटिक्स कहते हैं उसके थ्रू ड्रेन हो रहा होता है। तो ये हमारा इस तरह लिम्फेटिक सिस्टम बन रहा होता है, जिसके अंदर हमारी वेसल्स भी हैं, और हमारे पास लिम्फ नोड्स भी होते हैं, और फिर हमारे पास आगे डक्ट्स वगैरह बन रही होती हैं। जो हमारा लोअर लिम्ब का लिम्फ होता है और एब्डोमेन का होता है, ये सिस्टर्ना काइली के थ्रू थोरेसिक डक्ट के अंदर ड्रेन होता है, जो कि लेफ़्ट इंटरनल जेगुलर वेन के अंदर ड्रेन हो रही होती है। इसी तरह हमारा हेड और राइट आर्म जो होता है वो राइट लिम्फेटिक डक्ट के अंदर ड्रेन होता है, एंड दैट ड्रेन्स इनटू द राइट इंटरनल जेगुलर वेन। हमारे पास 8 लीटर्स ऑफ लिम्फ इस तरह प्रोड्यूस होता है, और जब ये लिम्फ नोड्स के ऊपर पहुंचता है तो ये हाफ हो जाता है, और जो प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन होती है इसके अंदर डबल हो जाती है। ये थोड़ा सा है कि भाई बनता कैसे है। आर्टीरियल एंड के ऊपर बनता है, फिर ड्रेन होता है। इस तरह करके ये जो है ना हमारा लिम्फेटिक सिस्टम बन रहा होता है। हमारा एक ना स्पेसिफिक चैनल सिस्टम बन रहा होता है जो कि अलॉन्ग साइड हमारी वेसल्स प्रेजेंट होता है। लिम्फेडीमा क्या होता है? तो लिम्फेडीमा में भी डिफाइंड एज एबनॉर्मल लिम्ब स्वेलिंग ड्यू टू accumulation ऑफ इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ हाई प्रोटीन इंटरस्टिशियल फ्लूइड। जब हमारे पास ये हाई प्रोटीन इंटरस्टिशियल फ्लूइड एबनॉर्मली एक्यूमुलेट होने लग जाता है तो हम इसको कहते हैं लिम्फेडीमा। अब हमने अभी सिस्टम डिस्कस किया कि ये हमारे पास एब्जॉर्ब हो रहा है। अगर इसके अंदर कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ जाता है, लिम्फ नोड के अंदर आ सकता है, लिम्फ वेसल्स के अंदर हो सकता है, या लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर हो सकता है, तो कहीं पर भी प्रॉब्लम आता है तो हमारे पास लिम्फेडीमा हो जाता है। लेकिन आपको ये बात याद रखना होगा कि हमारे पास ना जो लिम्फेडीमा होता है ये नियर नॉर्मल नेट कैपिलरी फिल्ट्रेशन प्रेशर के ऊपर डेवलप होता है।
ठीक है। कैपिलरी जो प्रेशर है या फिल्ट्रेशन है वो बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन मसला कहाँ पर आ रहा होता है लिम्फेडीमा में, हमारे लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर आ रहा होता है। फॉर एग्जांपल अब इसके अंदर एडीमा होता है, लिम्फेडीमा है। अब और तरह का भी एडीमा होता है ना, लाइक हमारे पास सीसीएफ में होता है या फिर सीएलडी के अंदर होता है या फिर नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर होता है। तो वो क्यों होता है एडीमा? ड्यू टू द फ्लूइड ओवरलोड, उसके अंदर फ्लूइड ओवरलोड होता है। इसी तरह कैपिलरी फिल्ट्रेशन प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। लेकिन लिम्फेडीमा में हमारे पास कैपिलरी फिल्ट्रेशन प्रेशर चेंज नहीं हो रहा होता। तो ये बात आपने याद रखनी है। सो इसकी बेसिस के ऊपर हम प्राइमरी लिम्फेडीमा हो सकता है या फिर सेकेंडरी हो सकता है। अब प्राइमरी के अंदर क्या हो सकता है? कंजेनिटल लिम्फेटिक डिस्प्लेजिया हो सकता है, या लाइक अंडर डेवलपमेंट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम हो गया है, लाइक वो बहुत कम लिम्फेटिक्स मौजूद हैं तो ड्रेन नहीं हो पा रहा, या फिर बहुत ज़्यादा लिम्फ वेसल्स हैं या लिम्फेटिक्स हैं लेकिन वो डायलेटेड हैं और डिफेक्टिव हैं, तो इस वजह से भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर इसने 3 किस्म का लिखा हुआ है, कंजेनिटल, प्रीकॉक्स एंड टार्डा। और प्रीकॉक्स मिक्स्ड डिजीज़ टार्डा ग्रेटर दैन 35 ईयर्स के अंदर टार्डा होती है, कंजेनिटल लेस दैन 2 ईयर्स। इसी तरह सेकेंडरी लिम्फेडीमा है। अब जो हमारे पास किसी और कॉज की वजह से हमारी लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, लाइक पैरासिटिक जो हमारा इन्फेक्शन होता है फिलेरियासिस, इट्स वेरी कॉमन। इसी तरह फंगल इन्फेक्शन टीनिया पीडिस, फॉरेन बॉडी सिलिका जो है ना, इस वजह से हमारे पास हो जाता है एलिफेंटियासिस। इसी तरह प्राइमरी लिम्फेटिक मेलिग्नेंसी हो सकती है, रेडियोथेरेपी ऑफ नोड्स, सर्जिकल एक्सीजन ऑफ नोड, ट्रॉमा, ये तमाम जो है ना कॉजेटिव एजेंट्स हो सकते हैं फॉर द सेकेंडरी लिम्फेडीमा। सो अब इसके फीचर्स क्या होते हैं? तो जब भी इसके पास सिनेरियो आएगा ना, सो वो हो सकता है नॉन पिटिंग एडीमा का जिक्र करे, स्वेलिंग का जिक्र कर सकता है, कांस्टेंट डल एक का जिक्र कर सकता है, सही है, या पिंस या प्रिकलिंग सेंसेशन का वो जिक्र कर सकता है। सो सही है। तो इसके अंदर हमारे पास क्लिनिकल फीचर्स के अंदर क्या, कांस्टेंट डल एक है, सिवियर पेन आ सकती है, बर्निंग सेंसेशन हो सकती है, सेंसिटिविटी टू हीट हो सकती है, पेन एंड पिक्स हो सकते हैं, स्किन प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग वीपिंग, एक्सक्रिएशन एंड अल्सरेशन हो सकती है, और इसके साथ साथ एथलीट फुट हो सकता है, और इसके साथ एक्यूट इन्फेक्टिव एपिसोड्स हो सकते हैं। सो ये आपके पास क्लिनिकल फीचर्स आ जाते हैं। सो इन्वेस्टिगेशंस हम क्या करते हैं, सवाल आता होता है कि इसकी जो स्पेसिफिक मैनेजमेंट है वो बताएं। इसके अंदर इन्वेस्टिगेशंस वो पूछ लेते होते हैं। तो एक तो जर्नल इन्वेस्टिगेशन है, हिस्ट्री एग्जामिनेशन से आप स्टार्ट करेंगे, और फिर रूटीन एग्जामिनेशन के अंदर आप कंप्लीट ब्लड काउंट कराएंगे, RFTs कराएंगे, LFTs कराएंगे, ब्लड स्मीयर मतलब कल्चर सेंसिटिविटी कराएंगे, बाकी फास्टिंग, ग्लूकोज, CRP तमाम आप चीज़ें पूरी रखेंगे, अपने CRP ESR वगैरह कराएंगे। ब्लड कल्चर ज़रूर कराएंगे फॉर क्योंकि फिलेरिया, माइक्रोफिलेरिया भी हम पढ़ेंगे सही, तो वो एक कॉज होती है। सो ये इसके रूटीन टेस्ट। अब स्पेसिफिक टेस्टिंग की तरफ अगर हम आए ना, तो जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होती है वो आइसोटोप लिम्फ स्किंटोग्राफी होती है। इसी तरह लिम्फ एंजियोग्राफी भी हम करा सकते हैं, CT करा सकते हैं, MRI करा सकते हैं, USG करा सकते हैं। तो सबसे पहले लिम्फ एंजियोग्राफी लिखी हुई है, इसके अंदर हम कंट्रास्ट मेडिसिन डालते हैं लिम्फेटिक वेसल के अंदर और एक्सरेज लेते हैं। सो ये गोल्ड स्टैंडर्ड है, बट अब इतनी नहीं होती। सो इस बेसिस के ऊपर हमारे पास ना 3 फाइंडिंग्स आती है। कंजेनिटल हाइपरप्लेजिया, इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास जो लिम्फेटिक्स है वो ज़्यादा हो जाते हैं लेकिन डिफेक्टिव होते हैं। इसी तरह डिस्टल ऑब्लिट्रेशन, ये एक बड़ी कॉमन कॉज है प्राइमरी लिम्फेडीमा की, और इसके अंदर हाइपोप्लेसिया होता है, और ये हमारे पास ना बिलो द ग्रॉइन ऑब्लिट्रेशन हो जाती है। इस तरह प्रॉक्सिमल ऑब्लिट्रेशन भी हो सकती है, और इसके अंदर हमारे पास अबव द ग्रॉइन या फिर एओर्टो इलिया के इंग्वाइनल नोड्स के लेवल पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। तो डिस्टल वाली कंप्रेशन थेरेपी को अच्छा रिस्पॉन्ड करती है, और प्रॉक्सिमल वाली बाईपास सर्जरीज़ को। सो ये हमारे पास 3 फाइंडिंग्स आती हैं लिम्फ एंजियोग्राफी के अंदर। हमारे पास जो आइसोटोप लिम्फ स्किंटोग्राफी है, ये हमारे पास इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है। इसके अंदर हम रेडियो एक्टिव टेक्नीशियम 99 प्रोटीन पार्टिकल्स इंजेक्ट करते हैं वेब स्पेसिस के अंदर, और वो फिर लिम्फेटिक्स जो हैं उसको पिकअप कर लेते हैं, और फिर रेडियोग्राफ के थ्रू हम देख लेते हैं कि लिम्फेटिक वेसल्स का क्या हाल है। इसी तरह CT स्कैन कर सकते हैं। तो CT स्कैन जो है ना बड़ा अच्छा एक टूल है जो कि हमें लिम्फेडीमा, वीनस एडीमा और लाइपोडीमा में डिफ्रेंशिएट कर सकता है। तो हमारा जो लिम्फेडीमा होता है ना, इसका हनी कॉम्ब पैटर्न आता है सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर। सो ये आपने बात याद रखनी है। और MRI करा सकते हैं, अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, और लिम्फोफ्लोरोस्कोपी भी करा सकते हैं, ये आप लिख लीजिएगा। इसी तरह इसकी ना क्लासिफिकेशन इसने यहाँ लिखी हुई है लिम्फेडीमा की, बर्नर ग्रेड।
सो अगर ग्रेड 0 है ये सब क्लिनिकल होता है, इसके अंदर कोई इंटरस्टिशियल जो है ना एक्सेसिव इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रोड्यूस हो रहा था लेकिन कोई क्लिनिकल एडीमा नहीं होता। ग्रेड 1 के अंदर हमारे पास पिटिंग एडीमा होता है लेकिन वो डिसअपियर हो जाता है। इसमें अर्ली स्टेज के अंदर जो लिम्फेडीमा होता है ना इसके अंदर पिटिंग एडीमा होता है, लेकिन बेसिकली बाद में जो होता है ना ग्रेड 3 के अंदर हमारे पास नॉन पिटिंग एडीमा हो जाता है। सो क्योंकि जब अर्ली स्टेज के अंदर पिटिंग एडीमा होता है तो फिर इन्फ्लेमेशन प्रोसेस होता है, तो फिर फाइब्रोसिस वगैरह होके ये नॉन पिटिंग के होता है। तो जो सिनेरियो के अंदर ना ज़्यादातर ग्रेड 2 देता है, मतलब नॉन पिटिंग एडीमा। अच्छा, ग्रेड 3 के अंदर एडीमा एसोसिएट होता है इरिवर्सिबल स्किन चेंजेस। तो ग्रेड 0 कोई मतलब अपेरेंट चेंज नहीं है, ग्रेड 1 के अंदर पिटिंग, 2 नॉन पिटिंग और ग्रेड 3 एमसीक्यूज के लिए देख लें। अच्छा, मैनेजमेंट आपने इसकी कैसे करनी है? हमारे पास इसकी मैनेजमेंट है ना, ये या तो एक कंजर्वेटिव तरीके से हम कर सकते हैं, आप 3 हेडिंग्स अंदर इसको लिख सकते हैं। कंजर्वेटिव थेरेपी जो होती है ना इसकी मेन स्ट्रे ऑफ मतलब ट्रीटमेंट होती है, फिर आप मेडिकल या फिर सर्जिकल। कंजर्वेटिव के अंदर ना आपने सबसे पहले रिलीफ ऑफ पेन करना होता है। आप यहाँ पर मैनेजमेंट में डायरेक्ट रिलीफ ऑफ आपके ऊपर लिख लीजिएगा कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट। रिलीफ ऑफ पेन के अंदर आप क्या ले सकते हैं? ओपियोइड्स दे सकते हैं, एनाल्जेसिक, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, एंटी डिप्रेसेंट दे सकते हैं, मसल रिलैक्सेंट दे सकते हैं, इवन नर्व ब्लॉक भी दे सकते हैं। जो हमने वो लैडर पढ़ी थी ना उसके अंदर तकरीबन तमाम चीज़ें इसके अंदर आ गई हैं, स्टेप लैडर जो पैटर्न होता है एनाल्जेसिया का। रिलीफ ऑफ पेन के अंदर आप सारी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो हमने पेन को रिलीफ करना है क्योंकि इसके अंदर हमें पेन हो रहा होता है, डल एक आ रहा होता है और सवेयर पेन भी हो सकती है। तो कंट्रोल ऑफ स्वेलिंग, दूसरा स्वेलिंग को कंट्रोल करने के लिए हम इलास्टिक बैंडेजेस यूज़ कर सकते हैं, मल्टी लेयर बैंडेजेस यूज़ कर सकते हैं, कंप्रेशन गारमेंट्स यूज़ कर सकते हैं, न्यूमेटिक कंप्रेशन यूज़ कर सकते हैं, और ये हम इसके अंदर कर सकते हैं। ड्रग्स के अंदर हम बेंजोपायरोन्स यूज़ करते हैं जो कि हमारी कैपिलरी परमिलेबिलिटी को कम करते हैं और फॉर्मेशन ऑफ लिम्फ को भी कम कर देते होते हैं। एंटीबायोटिक्स भी यूज़ कर सकते हैं अगर सेलुलाइटिस हमें इंडिकेशन हो, या आप लिख लीजिएगा बेशक। वरना कंजर्वेटिव के अंदर रिलीफ ऑफ पेन के लिए ये हम ओपियोइड्स वगैरह, और स्वेलिंग के लिए मैंने आपको बताया ये गारमेंट्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसका जो सर्जिकल थेरेपी है ना इसको हम 3 हेडिंग्स के अंदर लिखते होते हैं: बाईपास प्रोसीजर्स, लाइपोसेक्शन एंड लिम्ब रिडक्शन प्रोसीजर। जो बाईपास प्रोसीजर है, एक तो उन्होंने मेंशन किया हुआ है लिम्फोवेनस एनास्टोमोसिस LVA, इसी तरह लिम्फ नोड टू वेन एनास्टोमोसिस भी हो सकता है, और इसी तरह हम ना लिम्फेटिक बाईपास भी कर सकते हैं। तो 3 चीज़ें होती हैं, लिम्फेटिक बाईपास प्रोसीजर्स के अंदर लिम्फेटिक बाईपास, LVA और लिम्फ नोड टू वेनस एनास्टोमोसिस। फिर हम लाइपोसक्शन कर सकते हैं, इसी तरह लिम्ब रिडक्शन प्रोसीजर्स होते हैं। अब लिम्ब रिडक्शन प्रोसीजर्स के अंदर हम ना स्किन और सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ को एक्सरसाइज करते हैं, और इसकी डिफरेंट टेक्निक्स हैं: सिस्ट्रंक, होमैन्स, थॉम्पसन। ये आपके पास जो है ना इसका ट्रीटमेंट आ जाता है। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है, मेन स्ट्रे है, उसके अंदर हम पेन को रिलीफ करते हैं, फिर हम स्वेलिंग को रिड्यूस करते हैं इलास्टिक बैंडेजेस के थ्रू, नॉन इलास्टिक मल्टी लेयर बैंडेजेस लगाते हैं, कंप्रेशन गारमेंट्स हम दे सकते हैं, न्यूमेटिक कंप्रेशन कर सकते हैं, ड्रग्स के अंदर बेंजोपायरोन्स देते हैं, एंटीबायोटिक्स इन केस ऑफ सेलुलाइटिस। सर्जरी के अंदर हमारे पास 3 चीज़ें हैं। बाईपास सर्जरी है, उसके अंदर हम LVA कर सकते हैं, लिम्फ नोड टू वेनस एनास्टोमोसिस, LVA स्टैंड फॉर लिम्फोवेनस एनास्टोमोसिस, और बाईपास प्रोसीजर्स हैं वो कर सकते हैं, लाइपोसेक्शन है, और लिम्ब रिडक्शन प्रोसीजर्स के अंदर सिस ट्रंक है, ह्यूमन्स है, और थॉम्पसन है। एक क्वेश्चन आता है कि आप फॉर एग्जांपल एक सिनेरियो आया हुआ था, मैं आपको रीड करके बता देता हूँ। A 60-year female presented in OPD with left arm swelling. She had history of modified radical mastectomy left side 6 months ago along with radiotherapy. अब ये सेकेंडरी लिम्फेडीमा बनेगा क्योंकि इसने रेडियोथेरेपी है और स्वेलिंग हो रही है और इसने कोई चीज़ दी नहीं है। डायग्नोसिस क्या है, मैनेजमेंट हमने डिस्कस कर ली है। व्हाट प्रिवेंटिव मेजर्स वुड यू टेक टू अवॉइड सच कंडीशंस, क्या मेजरमेंट्स आप लेंगे? क्या क्या कर सकते हैं आप? पेशेंट को एजुकेट कर सकते हैं, या आप लिख लीजिएगा कहीं पर, अर्ली इंटरवेंशन कर सकते हैं, ट्रॉमा आपने अवॉइड करना है, सही है, ताकि और इसी तरह टाइट क्लोथिंग को आपने अवॉइड करना है, जेंटल एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसी तरह एक और क्वेश्चन था, A young man of 20 years presented with isolated swelling of right foot which has now progressed up to knee. The swelling is present since birth, यानी हमारे congenital problem है, off and on and off skin excoriation. Initially pitting was there but now it is non-pitting, मतलब पहले वो grade 1 था, grade 2 हो गया, और he has to take antifungal and antibacterial treatment on occasion,
और ड्यूप्लेक्स हमने उसको नॉर्मल किया हुआ है। सो ये हमारे पास जो है ना प्राइमरी लिम्फेडीमा होगा, कंजेनिटल लिम्फेटिक डिस्प्लेसिया, और इसकी स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन वही होंगी, ट्रीटमेंट हमारा सेम होगा। एक उसने ना दिया हुआ है कि डायग्नोसिस इसी तरह लिम्फेडीमा का उसने पूछा हुआ है कि उसकी ना फ्रूट मर्चेंट है, एंशियस है क्योंकि उसकी जो लेफ़्ट लेग का गिर्स है वो बड़ा है 7 सालों से। अब उस पहले तो उसने इग्नोर किया, लेकिन अब वो हैवी रेड और टेंडर हो गया और क्रैक्स हो गए हैं, क्रैक्स शो कर रहे हैं, और जो है ना ये पिट नहीं करता, मतलब नॉन पिटिंग टाइप है। तो यहाँ से आपको पता लग जाता है कि ये लिम्फेडीमा है। सो डायग्नोसिस बताएं और आप ये बताएं कि आप इसको क्या एडवाइस करेंगे। सही है। सो आप ये जो है ना कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करने के लिए ना हमारे कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं आखिर के अंदर कि प्रोफाइलैक्टिक यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटी फंगल्स हम यूज़ कर सकते हैं अगर एथलीट फुट हो गया है, नंगे पाँव हमने नहीं चलना, स्किन को मैसेरेट नहीं होने, इंसेक्ट रिपेलेंट यूज़ करने हैं, और सन से हमने स्किन को बचाना है, और ड्राई स्किन के लिए हम लिक्विड पैराफिन हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो है ना प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन के अंदर आप ये लिख सकते हैं, या प्रिवेंटिव मेजर्स के अंदर भी आप ये लिख सकते हैं। सो अगला जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ फिलेरियासिस। अब फिलेरियासिस जो है सेकेंडरी लिम्फेडीमा की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉजेज़ है। इसके अंदर जो नीमाटोड होता है, पैरासाइट होता है, दैट इज़ वुचेरिया बेनक्रॉफ्टी, और ये क्यूलेक्स मॉस्किटो के थ्रू स्प्रेड करता है। अब क्या होता है क्या कि जो पैरासाइट है ये हमारे लिम्फेटिक्स में मतलब आता है और लिम्फ नोड के अंदर लॉज कर जाता है। तो लिम्फ नोड के अंदर ये रिजाइड करता है और वहाँ पर फाइब्रोसिस, ऑब्स्ट्रक्शन जो है ना वो कॉज करता है, और हमारी जो लिम्फेटिक्स हैं वो डायलीट कर जाती हैं। और इसकी इन्वेस्टिगेशन अब ऑब्वियसली क्या कराएंगे, तो अब मॉस्किटो के थ्रू आ रहा है तो वो तमाम हम करा सकते हैं, लाइक ब्लड कल्चर सेंसिटिविटी, ब्लड स्मीयर कराएंगे, सिनोफिलिया करा सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन करा सकते हैं। ट्रीटमेंट के अंदर जो है ना मैं बल्कि आपको क्लिनिकल फीचर्स बता सकता हूँ। एक्यूट के अंदर अब फीवर, मलेज हो सकता है, और इंग्वाइनल या एक्सेलरी लिम्फेडेनाइटिस हो सकता है, फीवर हो सकता है, हेडेक हो सकती है, सेलुलाइटिस हो सकता है। सही है। और क्रॉनिक के अंदर लिम्फेडीमा हो सकता है, हाइड्रोसील हो सकता है। इसका सिनेरियो आया हुआ है, एक यंग मैन हैज़ नोटिस्ड ग्रेजुअल स्वेलिंग ऑफ हिज लोअर लिम्ब एंड स्क्रोटम। अच्छा हाँ, एक ना हाइड्रोसील और ना ये ऑर्काइटिस वगैरह भी करता होता है, तो अगर स्क्रोटम इन्वॉल्वमेंट है तो फिलेरियासिस हो सकता है। एंड इट स्टार्ट्स विद एपिसोड ऑफ फीवर एंड हेडेक आफ्टर मॉस्किटो बाइट। यहाँ मैंने बता दिया मॉस्किटो बाइट है तो क्या डायग्नोसिस है फिलेरियासिस। मैनेजमेंट उसने पूछ ली है, तो अभी मैंने आपको फीचर्स बता दिए हैं। तो इसके अंदर मैनेजमेंट बड़ी सिंपल सी है। इसके अंदर हम ना एंटी फिलेरियर थेरेपी देते हैं, डाईइथाइल कार्बामेजीन सिट्रेट, डाईइथाइल कार्बामेजीन सिट्रेट DEC देते हैं। अगर ये ना हो तो फिर आइवरमेक्टिन और एल्बेंडाजोल भी देते हैं, और हमने जो लिम्फेडीमा होता है उसको भी ट्रीट करना होता है। सो ये हमारे पास जो है ना, इसी तरह ना ये हमारा फिलेरियासिस हो गया। अगर ना जो ट्रॉपिकल कोई सिनेरियो आए, कोई बंदा बेयरफुट चल रहा होता है, तो सिलिका पार्टिकल्स जो है ना वो एंटर हो जाते हैं, और वो भी सेकेंडरी जो है ना लिम्फेडीमा कराते होते हैं। तो इसको हम कहते हैं पोडोकोनियोसिस और एंडेमिक एलिफेंटियासिस। इसके अंदर हमारे पास जो है ना डिस्ट्रक्शन ऑफ पेरिफेरल लिम्फेटिक्स हो जाती है। आगे दो छोटे छोटे टॉपिक हैं, सिस्टिक हाइग्रोमा और लिम्फेंजाइटिस, ये भी हम कर लेते हैं। आगे वाले में से टॉपिक्स में इसमें से कुछ आया हुआ तो नहीं है, लेकिन ये आप ये कर लें, इंपॉर्टेंट है। सिस्टिक हाइग्रोमा जो है ना इसको हम डिफाइन कर लेते हैं पहले। सिस्टिक हाइग्रोमा इज़ अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी, fluid filled sac lined by endothelium and is commonly found on the posterior triangle of the neck of children. So जब भी ये इसका सिनेरियो आएगा तो ट्रांस illuminant movable soft compressible mass होगा मोस्टली ऑन द पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक। सो अब इसकी एम्ब्रोलॉजिकल बेसिस लिखी हुई है कि जो लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं ना ये एंडोथीलियम ऑफ वेन्स से अराइज करती हैं, सैक लाइक आउटग्रोथ्स की फॉर्म के अंदर। और इस तरह हमारे पास ना 6 प्राइमरी लिम्फ सैक्स होती हैं, 2 जुगुलर, 2 इलियक, 1 रेट्रोपेरिटोनियल और एक 1 सिस्टर्ना काइली। सही है। और अगर सिक्वेस्ट्रेशन हो जाए ना इन सैक्स की, दैट results in appearance of these swellings, cystic hygroma. So sequestration of these sacs या फिर 6 primary lymphatic sacs, उस वजह से हमारी ये swelling होती है जिसको हम cystic hygroma कहते हैं। सो ये जो सिस्टिक हाइग्रोमा होता है वो वहीं पर होता है जहाँ पर ये सैक प्रेजेंट होते हैं। सो वो कॉमन साइट क्या होती है, अब जगुलर है, लाइक फॉर एग्जांपल जगुलर थी, इलियक थी,
ठीक है, और रेट्रोपेरिटोनियल और सिस्टर्ना कायली, तो फिर ये इसी हवाले से नेक रीजन के अंदर हो सकता है, एक्जिला मीडियास्टिनम के अंदर हो सकता है। और जो सैक होती है ना, जो सिस्टिक हाइग्रोमा होता है, इसकी लिम्फेटिक्स के साथ कम्युनिकेशन नहीं होती, सही है, और द लिम्फ इज अब्जॉर्ब्ड एंड इज रिप्लेस्ड बाय वाटरी फ्लूइड। सो कॉमन साइड क्या है, पोस्टीरियर ट्रायंगल। और इसके क्लिनिकल फीचर्स जो हैं, ये इन्फेंसी या अर्ली चाइल्डहुड के अंदर होता है। स्वेलिंग ब्रिलियंटली ट्रांस इल्यूमिनेंट होती है, क्लियर फ्लूइड होता है, सॉफ्ट होती है, सिस्टिक होती है, फ्लक्चुएंट होती है, कंप्रेसिबल होती है। ट्रीटमेंट के अंदर सर्जरी होती है, सर्जिकल एक्सीजन कर सकते हैं या फिर स्क्लेरोथेरेपी कर सकते हैं। एक और एससीक्यू के हवाले से देखिए, लिम्फेंजाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ लिम्फ वेसल्स इज कॉल्ड लिम्फेंजाइटिस, और ये स्ट्रेप पायोजेनिस या स्टेफाइलोकोकस की वजह से हो रहा होता है। और अगर लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व हो जाएं तो हम इसको लिम्फेडेनाइटिस कहते हैं। और इसके अंदर जब सिनेरियो आएगा ना, तो रेड स्ट्रीक्स का ज़रूर वो जिक्र करेगा कि दे आर गोइंग अप। तो साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन आर एसोसिएटेड विद रेड स्ट्रीक इन द स्किन अलोंग द लाइन ऑफ इन्फ्लेम लिम्फेटिक्स। ट्रीटमेंट क्या है इसके अंदर, बेड रेस्ट करते होते हैं, एलिवेशन ऑफ इन्वॉल्व लिम्ब, एनसेड्स और एंटीबायोटिक्स, और बेंजाइल पेंसिलिन वगैरह आप देख सकते हैं। और इसके अंदर हम इन्वेस्टिगेशन अगर वही सिंपल CBC ESR ब्लड कल्चर सेंसिटिविटी करा सकते हैं। एक SCQ आया हुआ है ट्यूबरकुलस लिम्फ एडेनाइटिस के अंदर से, तो उसके अंदर जो डायग्नोस्टिक क्लूज ने दिया हुआ है कि जब भी ट्यूबरकुलस लिम्फ एडेनाइटिस आएगा ना, सो दैट वुड बी डायग्नोस्ड बाय मैटेड नेक नोड्स। इस सिनेरियो आया हुआ है, a 20-year boy presented with multiple enlarged matted lymph nodes in the posterior triangle of neck. There is history of fever. So matted nodes आएंगे ना नेक के अंदर, तो ये ट्यूबरकुलस लिम्फेडेनाइटिस है। इन्वेस्टिगेशन वही TB वाली होती हैं। इसके अंदर ब्लड एग्जामिनेशन, CBC, स्प्यूटम स्टेनिंग करते हैं, इसी तरह नेल्सन स्टेनिंग करते हैं, स्प्यूटम कल्चर, लोएंस्टीन जेंसन मीडियम, एक्सरे कराते होते हैं, ट्यूबरकुलन स्किन टेस्ट कराते होते हैं, सीरोलॉजी वगैरह कराते होते हैं। ड्रग्स उसने पूछी हुई हैं और साथ उनका साइड इफ़ेक्ट। तो ये अक्सर कॉमन आता होता है कि आइसोनियाजिड, इसकी डोजेज 300 मिलीग्राम OD, इसका जो साइड इफ़ेक्ट होता है न्यूरोटॉक्सिसिटी। मैंने इसको याद किया हुआ था, आइसोनियाजिड, इसके अंदर N आता है तो न्यूरोटॉक्सिसिटी। इसी तरह रिम्फेम्पिसिन जो है ये 450 मिलीग्राम के अंदर देनी होती है, और इसका जो साइड इफ़ेक्ट होता है दैट इज़ हेपेटोटॉक्सिसिटी। इसी तरह जो इथेम्ब्यूटॉल होता है ये 800 मिलीग्राम देना होता है, और इसकी साइड इफ़ेक्ट होता है रेट्रो बल्बर न्यूराइटिस। ओके, इसी तरह पायरिजिनामाइड होता है, और इसकी 1500 mg OD, इसका साइड इफ़ेक्ट होता है हाइपर यूरिसीमिया। सो ये आपके पास हो गया। दुआ में याद रखिएगा।